बस कोई और तो बाहर नहीं है, इसको जाना था गए। चलो अब ये बताइए, आप में से कितने लोग गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरीके के हॉस्पिटल में रेगुलर जाते हैं? एक एक करके सबका आंसर लेते हैं। पहले ग्रुप ऐसे पूछ लेते हैं, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पसंद है या प्राइवेट में जाना पसंद है? प्राइवेट में, ठीक है। हाँ ये भी बात ठीक है। जब ग्रुप सी पे आएंगे तब बताइएगा। अच्छा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना क्यों नहीं पसंद है? अपनी अपनी बारी को बोलिएगा। जैसे आप बताइए, सर्विस, आप में से कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाता हो रेगुलर? नहीं जाते? कभी भी नहीं जाते? जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रुप सी को जाता है। अब ये बताओ, मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, जब आपकी नौकरी लगेगी तब तो जाना पड़ेगा, मेडिकल बनवाओ। अब उससे पहले की एक बात ये समझो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है उनको कौन रन करता है, ये बताओ। केंद्र या राज्य? केंद्र सरकार का कोई अस्पताल बताओ फिर। आप कह रहे हो केंद्र। एम्स वो कहाँ है? टोटल कितने एम्स? चलो कोई बात नहीं, उस पर आते हैं। अब देखो, अब इशू क्या होता है कि मैं आपको भी इंसिडेंट बताता हूँ। लेटेस्ट एक न्यूज़पेपर में निकला था, और वो न्यूज़पेपर का नाम है अमर उजाला। उसमें लिखा था कि बिना पैर वालों के हो रहे एक्सरे। ऐसा हुआ। एक्चुअली आपने ये देखा है कि अगर आप कभी भी स्टेट रन या स्टेट ओन्ड हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा भीड़ बहुत रहती है, लंबी लंबी लाइन लगी रहती है, बहुत सारे लोगों की लाइन होती है। और क्या होता है कि इस लाइन के चक्कर में डॉक्टर्स कई बार, जैसे सपोज ये डॉक्टर है तो इसके आसपास इतनी भीड़ होती है कि चारों तरफ इसको भीड़ में घेर रखा होता है। अगर आप में से किसी ने ऐसा दृश्य देखा हो, उसको ये होश नहीं रहता है मैं किसके पर्चे में क्या दवाई लिख रहा हूँ, कभी कभी इतनी भीड़ हो जाती है। तो अभी लेटेस्ट एक इंसिडेंट हुआ जिसमें उन्होंने क्या किया कि एक ऐसे व्यक्ति का एक्सरे कर दिया, ठीक है, जिसकी दोनों लेग्स ही नहीं थी। अब क्रिटिसिज्म तो होना ही था भाई, राज्य सरकार का अस्पताल था। अच्छा क्या था बताइए? प्राथमिक स्वास्थ्य का अधिकार। प्राथमिक स्वास्थ्य जैसे कि आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य क्या होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपने ठीक पकड़ा। जाड़ा बुखार मतलब अस्पताल में जाके कोई कह देते उसको टीबी है तो कहेंगे जाड़ा बुखार प्राथमिक टीबी से होने में जाओ ना, क्या करेंगे? अच्छा, दूसरा होता है हमारे मौलिक कर्तव्य आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी आते हैं, ठीक है, और फिर नीति निर्देशक तत्व भी आते हैं, यानी कि डीपीएसपी आता है। क्या ये डीपीएसपी में भी आता है स्वास्थ्य? और अगर डीपीएसपी में आता है तो आपको पता है कि राज्य का काम होता ही होता है। लेकिन अगर ये मौलिक अधिकार में आता है तो इससे हमारे क्या फ़ायदे होते हैं, आज हम उसके बारे में बात करें। कि हमारे जो भारत के अंदर आपको पता है सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल किस कंट्री में? इंडिया। सबसे ज़्यादा डॉक्टर हर साल कौन सा देश प्रोड्यूस करता है? करीब करीब 1.5 लाख डॉक्टर हर साल भारत से निकलते हैं। ये अभी का रेशियो मैं बता रहा हूँ, जो कि 1990 में 15 या 16 हज़ार था, ठीक है। सबसे ज़्यादा लेटेस्ट डिस्कवरी मेडिकल के फील्ड में कौन करता है बताओ? इंडिया करता है, ठीक है। लेकिन इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद, इतना सब कुछ मेडिकल फील्ड में होने के बावजूद भी बिना टांग वाले का एक्सरे कर रहे हैं। ऐसा क्यों? तो बेसिकली डिफरेंस यही पाया जाता है। क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक जो है वो आपको ये अप्रोच बताना चाहती है कि अगर हमारे जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं तो इनकी स्थिति ऐसी क्यों है। उसमें जो चैप्टर दिया हुआ है वहाँ पे 2 बच्चों की स्टोरी बताई है। एक बच्चा जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, अपना इलाज कराता है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है। प्राइवेट में आप सभी गए होंगे और जाते होंगे और जाना भी चाहिए, मैं तो अभी यही कहूँगा। प्राइवेट में जाते हैं तब आप क्या होता है कि प्रिस्क्रिप्शन पे ओपीडी के लिए पहले पैसे जमा करते हैं, हमको वहाँ से एक प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्म मिल जाता है जिसमें डॉक्टर लिख देगा, फिर हम डॉक्टर से मिलते हैं, वो तमाम जाँचें लिख देता है। लेकिन गवर्नमेंट में उल्टा होता है, आप किसी भी बीमारी के लिए जाएंगे तो आपको 2 गोली क्रोसिन या फिर पैरासीटामोल या उनकी कॉमन गोली, ठीक है, वही वो लिख देते हैं।
अब दूसरा कंसेप्ट ये आता है कि अगर हमारी हेल्थ फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार में आती है और किसी भी राज्य को हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखने का परम अधिकार मिला हुआ है, तो फिर हमारे जितने भी अस्पताल हैं उनकी स्थिति इतनी दयनीय क्यों है? सवाल सोचने योग्य है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यूपीएससी के इंटरव्यू में हैं, आपसे ये पूछा जाए कि आप कौन से हॉस्पिटल में जाते हैं, तो आप कहेंगे मैं प्राइवेट में जाता हूँ। वो कहेंगे क्यों? आप कहेंगे बेहतर सुविधाएं मिलती हैं, सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, पैसे थोड़े ज़्यादा जाते हैं। लेकिन वो आपसे ये पूछेंगे तो फिर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते हैं? आपने कभी जानना नहीं चाहा कि उसकी हालत ऐसी है, या उससे डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? क्या कोई कर सकता है? अगर आपको आज सीएमओ बना दिया जाए ग्रुप पे, तो आप क्या कर सकते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए? सोचो, जल्दी जल्दी इवॉल्व करो। क्या कर सकते हो? क्या वहाँ पे डॉक्टर पढ़े लिखे नहीं होते हैं? सिस्टमेटिक नहीं होते, जानकारी नहीं होती, सब होती है, ठीक है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो? ग्रुप सी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हो? ठीक है। आप बिल्कुल टोकन ही डेवलप आप बताइए। ये सब सर्विसेज में आ गया। अब एक बैठ जाइए, एक बेसिक बात ये सोचिए, क्या कर सकते हैं? अब ये बताओ प्राइवेट में ऐसा क्या होता है जो वो इतनी अच्छी सुविधाएं दे पाते हैं? आप सोचो, अरुण बताओ। बेसिक सिस्टमैटिक तरीके से मॉनिटरिंग बहुत अच्छा पॉइंट है, आपने सर्विस बताया, मॉनिटरिंग बताया, ठीक है। और कोई बताओ ग्रुप ए? पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है, और बहुत बढ़िया पॉइंट है। और इन्हें तो जानते होंगे सब, अभी कईयों के पास तो होंगे, भले ही नोट के शेप में होंगे, लेकिन होंगे। इनका कहना ये था गांधी प्रिंसिपल का कि किसी भी राज्य का कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने जन के स्वास्थ्य को उचित रखे। अंतर्राष्ट्रीय संघ है जिसको हम यूनाइटेड नेशन कहते हैं, ठीक है, और उसके अंदर आपको पता है कि तमाम देश जुड़े हुए हैं। वो अगर स्वास्थ्य की परिभाषा देता है तो कहता है ना कि सिर्फ व्यक्ति का शरीर, जबकि मानसिक, सामाजिक, किसी भी तरीके से शरीर का, बॉडी का, मेंटल लेवल का हर किसी का डेवलपमेंट होना चाहिए। अब सवाल फिर आता है कि मैंने गांधी जी की बात करी, तो गांधी जी की बात इसलिए करी कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उनके अंदर गांधीयन प्रिंसिपल्स आते हैं। कभी भी आपको क्वेश्चन ये मेंस में मिले कि भारत का हेल्थ स्ट्रक्चर यानी कि हमारे भारत देश का स्वास्थ्य ढांचा इतना कमज़ोर क्यों है, आप उसको मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप अपनी ओपनिंग लाइन यही लिखिए कि हमारे भारत में स्वास्थ्य को यद्यपि मौलिक अधिकार माना गया, परंतु गांधीयन प्रिंसिपल्स के मौलिक कर्तव्य जो आते हैं वह भी निर्धारित करते हैं कि राज्य में स्वस्थ व्यक्ति राज्य का निर्माण करता है। अगर आप ऐसी ओपनिंग लाइन लिखेंगे तो आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। अब दूसरी बात आप ये समझिए, इंडिया में जितने भी हॉस्पिटल हैं वो रन किसके पैसों से करते हैं? सबको बताना टैक्स क्या होता है? अगेन अ बेसिक क्वेश्चन, क्या टैक्स देना मौलिक अधिकार है? क्या नोटबंदी मौलिक अधिकार है? अच्छा नहीं, टैक्स देना मौलिक अधिकार है या नहीं है? फटाफट बोलिए सब, यस या नो? टैक्स देना मौलिक अधिकार है नहीं? यस, टैक्स देना मौलिक अधिकार है या नहीं? दिक्कत यहीं पे आती है कि गवर्नमेंट की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो रन इसलिए नहीं हो पाती हैं क्योंकि ज़्यादातर हम और आप भी टैक्स टाइम में नहीं देते और टैक्स बचा लेते हैं, और टैक्स देना मौलिक अधिकार नहीं। स्वर्ण सिंह कमेटी बनी, स्वर्ण सिंह एक आयोग बना था, उसने अपनी सिफारिश करी थी कि टैक्स को आप कंपलसरी कर दो, आपके देश की जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो बेहतर हो जाएंगी। आप इसका उदाहरण दे सकते हैं कि रेलवे के अंदर आप भीड़ देखते हैं, सरकारी अस्पताल के अंदर भीड़ देखते हैं, वो इसलिए देखते हैं क्योंकि राज्य अपना पल्ला झाड़ लेता है।
राज्य कहता है वी डोंट हैव सफिशिएंट टैक्स, हमारे पास इतना टैक्स नहीं। भाई सीधी बात है, कोविड के दौरान आपने जो दुर्दशा देखी है, स्वास्थ्य की धज्जियाँ उड़ती हुई देखी है, आपने देखा कि ऑक्सीजन के टैंक नहीं, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं, ऑक्सीजन के प्लांट नहीं, तमाम चीज़ें, लेकिन फिर भी सरकार को कटघरे में ले गए। अब इसके पीछे आप लॉजिक समझो, कोर्ट में सरकार के खिलाफ केस हुआ कि सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया नहीं करा, तो सरकार ने दो एक्सक्यूज़ दिए वहाँ पर। पहला तो सरकार ने ये कहा कि हम ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार नहीं थे, एक ऐसी जन आपदा थी, ऐसी वैश्विक महामारी थी जिससे हमने पहली बार देखा, और हमारे पास जितना था उतना उपयुक्त था, जितना टैक्स आता है उसके हिसाब से हम सुविधाएं दे रहे हैं। दूसरा, गवर्नमेंट ने ये कहा कि वी कैन ट्राई आवर बेस्ट, हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, लेकिन आप हमारे ऊपर कंपल्शन नहीं लगा सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते हो? क्योंकि पहले तो आप टैक्स को मौलिक अधिकार बनाओ, बाद में टैक्स से मिलने वाली सुविधाओं के ऊपर सवाल पूछो। तो ये बेसिक एनालॉजी है। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट की, और इन्होंने अप्रोच की बात करी थी आगे, इन्होंने कहा था क्योंकि सर वहाँ पर पैसा लगाया गया। भारत के अंदर गांधीयन प्रिंसिपल के साथ साथ दो अप्रोच और हैं, एक बोलते हैं पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट, और एक होती है समाजवादी जिसको बोलते हैं। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे रेलवे को प्राइवेट क्यों करना चाहिए, रेलवे प्राइवेट होने से क्या होगा, तो इसका मतलब वो कैपिटलिस्ट की बात करते हैं। हमारे पीलीभीत शहर के जितने प्राइवेट स्कूल हैं वो सोशलिस्ट हैं कि कैपिटलिस्ट हैं? जितने भी प्राइवेट शैक्षिक संस्थान हैं जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं शहर के अंदर, वो सोशलिस्ट हैं कि कैपिटलिस्ट हैं? और कैपिटलिस्ट का मोटो होता है, यानी कि उनका एम होता है सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना। प्राइवेट हॉस्पिटल पैसे से सिर्फ पैसा बनाता है। इसी वजह से अगर आप कभी भी आपका एक्सीडेंट या किसी का भी भगवान ना करे हो जाता है, तो आप देखोगे कि जब भी हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं वो सीधे एडमिट करते हैं इमरजेंसी में। लेकिन अगर आप प्राइवेट जगह पर जाओगे, हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो आपको टालेंगे, ये तो ऐसा केस है, इसमें तो FIR लिखवाओ, हम नहीं ले सकते। वो क्यों नहीं ले सकते? वो जानबूझ के बचना चाहते हैं, उनको पता है ये ऐसा क्रिटिकल केस है कि हम सुविधाएँ नहीं दे रहे हैं। हम जाहिर सी बात है, उनको पैसा चाहिए, उनका प्रॉफिट मेकिंग होता है, लेकिन सरकार के हॉस्पिटल का मोटो क्या है कि हमें पब्लिक से साथ डील करना है। तो अब आप बेसिक डिफरेंस समझो आइडियोलॉजी का, कि एक जो छोटा सा चैप्टर है क्लास 7 का, तो यहाँ पे 3 अप्रोच की बात करता है। सबसे पहला गांधी जी के सिद्धांतों की, दूसरा पूंजीवादी सिद्धांतों की, और तीसरा समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत का मतलब होता है कि सोसाइटी के लिए जो भी चीज़ है सोसाइटी के पास होनी चाहिए, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य, ये आपके पास होना चाहिए। लेकिन क्या है कि इंडिया को आपको ये भी पता है कि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, और ज़्यादातर लोगों जो सरकार मिल करके बनाते हैं, लेकिन सरकार को भी चुनाव लड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, और पैसा कौन देता है? कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी। एक को देखो, सिंपल सी बात है, आज आप मोदी जी यानी कि हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कुछ भी एक्शन करना चाहो, उनको हटाना चाहो, आसान है, लेकिन क्या आप अंबानी की पूरी कैपिटल छीन सकते हो? हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर को हटाने का प्रावधान है कि आप उनको सरकार गिर गई तो भाई जाहिर सी बात है, लोकसभा की गवर्नमेंट गिर गई, इसका मतलब PM खत्म हो गया। राज्य के अंदर, विधानसभा के अंदर हमारी सरकार गिर जाती है राज्य की, तो फिर हमारे CM खत्म। यही तो है, PM का चुनाव तो होता नहीं है, CM का चुनाव तो होता नहीं है, तो बेसिक है। लेकिन ये बताओ अंबानी जी को कैसे हटाओगे? वो डायरेक्टर है अंबानी एंड सन्स, क्या हटा सकते हो? नहीं हटा सकते हो। तो अब सवाल ये आता है मेंस का कि क्या भारत के पूंजीवादी ज़्यादा मजबूत हैं या भारत में समाजवाद ज़्यादा मजबूत है? सोचो और पहले गुरु जी बताया कि क्या भारत में पूंजीवाद ज़्यादा मजबूत है या समाजवाद ज़्यादा मजबूत? और ये सवाल है, इसलिए आप लोगों को ये कहानी समझाने के लिए, थिंकिंग डेवलप करने के लिए। अब पहले गुरु जी बताओ। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी आप सोचो कि क्यों समाजवाद हो सकता है, कोई एक पॉइंट आप सोचो, इसके आइडिया से जाए, क्योंकि हमारा दिमाग जो हमेशा चैलेंजेस देता है। पूंजीवाद को तो मैंने बता दिया, अब आपको तब भी समाजवाद क्यों बेटर लगता होगा, क्यों हो सकता है, इस पे तो हाँ बताओ। पूंजीवाद समाजवाद पे निर्भर है, और अगर समाजवाद को बढ़ाने की पूंजीवाद भी बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा नहीं, गिर जाए। अगर हम समाजवाद बढ़ाएंगे तो उस पर डिपेंड है आपके ऊपर। और कोई ऑप्शन कि पूंजीवाद है हमारा देश, समाजवाद नहीं है, तो पूंजीवाद क्यों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्यों मजबूत है? सोचो बताओ। 1991 से पहले की आप बात कर रहे थे। उसके बाद हमारा जो बढ़ा है वो कैपिटलिस्ट की ओर ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि हम थोड़ा सा डेवलप इकोनॉमी हो रहे हैं। और डेवलप इकोनॉमी में देखा जाता है कैपिटलिस्ट का जो है, मतलब
ठीक है, मान लिया। इसके अलावा ग्रुप ए सोचो कि पूंजीवाद मजबूत है कि समाजवाद, कैपिटलिस्ट इज स्ट्रॉन्ग और द सोशलिस्ट। सोचो सोचो, क्वेश्चन है भाई, ऐसे मुख्य परीक्षा में कैसे लिखोगे? समाजवाद ज़्यादा मजबूत है, तो फिर अंबानी जी को चेयर से हटा दो, प्रस्ताव पारित करके दिखाओ। क्योंकि किसको डिपेंड कर रहा है? राज्य को डिफाइन कर रहा है। राज्य को डिफाइन कैसे, मतलब राज्य के लिए कैसे ले रहा है, पैसे ले रहा है। सोचो सोचो, हाँ एक सेकंड लगे। मैडम प्राइवेट में फंडामेंटल राइट नहीं, वो 12 बजे रात के बाद में काम करवाएगा, आप करोगे? मौलिक अधिकार वहाँ फेल हो जाते हैं। अब आपकी रीजनिंग ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पॉलिटी इज फुल ऑफ चैलेंजेस। पॉलिटी का मतलब ये नहीं होता कि हमने अनुच्छेद 1 उठाया और बस देख लिया उससे काम हो गया। रीजनिंग बिल्ड करना इज स्ट्रॉन्ग। दुनिया का सबसे कठिन काम है अपने दिमाग की बात सामने वाले के दिमाग में डाल देना। पैसे डाल सकता हूँ मैं, पेन डाल सकता हूँ आपके पास में जेब में, लेकिन अपने दिमाग की बात डालने में थोड़ा समय लगेगा, कोशिश करता हूँ। हाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस की पावर है, ठीक है। और नहीं निकला जवाब? सोच लिया? कोई ऐसा जवाब देना चाहे, वरना अप्रोच चेंज करें। ठीक है, इसका मैं उदाहरण भी आपको दिए देता हूँ। रेलवे को प्राइवेट किया जा रहा है, आप कह सकते हो इससे भी ये पता चल रहा है कि कैपिटलिस्ट स्ट्रॉन्ग है। हम बात कर रहे हैं कि उनका प्राइवेट कर दो, निजीकरण कर दो, सुविधाएं बेहतर हो जाएंगी, लोग पैसा देने को तैयार हैं। इनफैक्ट आप ये समझो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज की डेट में वही जा रहा है या तो जिसके पास पैसे नहीं है या जिसकी वहाँ जाके कोई कागज़ पे साइन कराना मजबूरी है, वरना कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता। इनफैक्ट गवर्नमेंट कार्यालय भी जाना ही नहीं चाहता कोई, जब तक कि कोई काम ना पड़े। तो फिर से वही सवाल है कि फिर हमारे पूरे देश को अगर कैपिटलिस्ट ही चला रहे हैं तो सोशलिस्ट का मतलब ही क्या रहेगा? समाजवाद फिर रही कहाँ? ठीक है, ठीक है, मतलब आप जो कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, आपका मतलब ये है कि कहीं पे वो लोग टैक्स ज़्यादा पे करते हैं तो सरकार कहीं ना कहीं उनको नहीं हटा सकती, ऐसा सब्स्टिट्यूट नहीं ला सकती उनका। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को आसान कर देता हूँ। क्या समाजवाद हमारे लिए अच्छा है या पूंजीवाद अच्छा है? समाजवाद अच्छा है। हमारे लिए समाजवाद अच्छा है या पूंजीवाद अच्छा है? समाजवाद अच्छा है। हमारे लिए समाजवाद अच्छा है या पूंजीवाद अच्छा है? तो फिर ठीक है, खड़े होकर सब लोग ऐसी कसम खाओ, कल से हम जो सरकारी अस्पताल जाएंगे, एक भी प्राइवेट अस्पताल नहीं जाएंगे, सुविधाएं नहीं मिलेंगे, साबुन नहीं मिलेंगे, जन औषधि मिलेंगे, राशन सब। तो फिर कैपिटलिस्ट से आ गए हम लोग। फिर तो मैं बनाऊंगा 24 रुपये का चावल 1 किलो पूरी तरीके से। आप समझो अप्रोच की बात करें। इसीलिए जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो जब राजीव गांधी आए थे तो उनकी इकोनॉमी को कहा गया सोशियो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको हम हमेशा बोलते हैं सोशियो प्लस इकोनॉमी। अब कंसेप्ट समझ में आया? थोड़ा सा दिमाग में घुसा? हमेशा जब भी आप मेंस का आंसर लिखेंगे तो उसमें आप सोशलिस्ट को वरीयता दें, प्राथमिकता दें, लेकिन कैपिटलिस्ट को आप पूर्णतः खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि भारत के अंदर आंतरिक चीज यानी कि आंतरिक चीज़ों का सुधार करने के लिए इंटरनली समाजवाद है। जब तक लोग नहीं होंगे, पॉलिसीज किसके लिए सरकार बनाएगी? लेकिन हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर पहुंचने के लिए कैपिटलिस्ट की ज़रूरत है। और ऐसा ही एक रास्ता 1991 में खोला गया था, जिसको हम लोग जानते हैं वैश्वीकरण, निजीकरण और आपका एक और लिबरलाइजेशन। ठीक है, LPG बोलते हैं उसको शॉर्ट में। तो जब LPG आया था तो हमारे देश के सामने सेम सिचुएशन थी। हमारे देश का आंतरिक जो ढांचा था वो बिल्कुल गिर गया था। देश के पास कोई होप नहीं बची थी, खुद के पास टैक्सेस नहीं थे, वो तो आज भी नहीं है। आज भी भारत के अंदर GST को लेकर के टैक्सेस की रिपोर्ट आती है क्वार्टरली, अगर आप देखोगे तो अभी भी भारत जितना टैक्स कलेक्ट करना चाह रहा है वो नहीं पाता। रेवेन्यू GST का ज़्यादा आ रहा है, लेकिन किसी भी आप राज्य में आने वाले देखो उसके अंदर डेफिसिट कर्जा जो वो मिल जाता है, और प्लस GST का डिस्ट्रीब्यूशन जो बना हुआ है, उसके बाद जो फाइनल होता है तब आप देखो उसके पीछे कारण ये है कि उनके पास हमारे जितनी बड़ी सबसे पहली बात जो करेंगे, दूसरी बात उनके पास लोगों को कोऑर्डिनेट करने के तरीके दूसरे, और हमारे पास जो विविधता हो जाता है और विभिन्न चीज़ों का आया जितनी छोटी करो, आपको अपना खर्चा चलाना आसान लगेगा, लेकिन पूरे परिवार में खर्चा डालोगे तो भारत से यही। और बाकी श्रीलंका और बांग्लादेश की तो बात हम तब करेंगे जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध पड़े जाएंगे।
अब आप मेन चीज़ समझो कि सोशियो और कैपिटल इकोनॉमी साथ में चलती है, उसका मोटिव समझो। अगर जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं यहाँ पर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले जितने डॉक्टर हैं उनकी ड्यूटी लगा दें, तब क्या एक ऑप्शन हो सकता है? नहीं समझे आप कि उनको जो भी सरकार है गवर्नमेंट नहीं करेगी, जितने भी गवर्नमेंट डॉक्टर हैं उनको हटा दे, उनको कह दे कि तुम हट जाओ, उसके बाद जितने भी प्राइवेट में बेस्ट डॉक्टर हैं गवर्नमेंट उनको यहाँ पर ले आए। क्या ये संभव है? नहीं संभव है, नहीं संभव है। तो फिर तीसरे सिद्धांत पे आते हैं। तीसरा कंसेप्ट ये कहता है कि मिक्स इकोनॉमी, जहाँ सेमी प्राइवेट सेक्टर आता है, आधा सरकारी और आधा निजी, फिर वो क्या है? आप कह रहे नहीं, तो फिर वो क्या है? मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, उसको बोलते हैं अर्ध सरकारी। अर्ध सरकारी या कई बार सहकारी भी सुना होगा। तो फिर ये क्या है? अपनी ट्रेनिंग को पहले सर्विस नहीं है, ऐसा एक ये एक रूल बनाया। अब समझो आप वापस से आ जाओ एनसीईआरटी पे कि एनसीईआरटी में ये सब पढ़ने के लिए क्यों जरूरी है। अब आपसे मैं सिंपल सी बात पूछूं कि कोई भी सरकार जो है वो किन 3 सिद्धांतों को रख के भारत के अंदर किसी भी योजना का निर्माण करती है, तो कौन से 3 सिद्धांत होंगे? गांधीयन प्रिंसिपल कह सकते हो, सोशलिस्ट कह सकते हो, समाजवादी, और तीसरा कैपिटलिस्ट कह सकते हो। लिखो अपनी कॉपी में, बहुत शॉर्ट में इस तरीके से लिखो। इंग्लिश वाले थ्योरीज और हिंदी वाली विधियां या सिद्धांत, दिख रहा है क्या? सबसे पहले लिखो सोशियो, यानी कि सामाजिक सिद्धांत। शॉर्ट में लिखना, इसको घर जाकर के आप पूरा कर लेना, बाकी मैं नोट्स देता हूँ। बस यहाँ फ्लो चार्ट आप अपनी कॉपी में नोट करते रहो, तो आपके दिमाग में एक ब्रीफिंग है, ठीक है। कल्चरल, पूंजीवादी, सॉरी कल्चरल नहीं, कैपिटलिस्ट। और तीसरा वाला सोशियो प्लस कैपिटलिस्ट, यानी कि लीजिए सोशियो प्लस कैपिटलिस्ट। हाँ, आप लिख सकते हो कि समाजवादी, समाज देश पूंजीवादी सिद्धांत, समाज देश पूंजीवादी सिद्धांत, या पूरा लिख देंगे तो भी चलेगा। ऐसी अच्छी बात है, इसका क्वालिटी देखिए हो रहेगा। देखिएगा कैमरा ऑन है नहीं, मेरे ख्याल शायद पॉज कर गए, तो उसके बाद शुरू ऑन है तब तक। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ, आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो क्या होता है, सरकार का काम होता है कि आपके अनुच्छेद आवर से अनुच्छेद 39 तो आपको समझ मिल जाएगा। जैसे 39 के अंदर तो बात करता है कि आपको औरत नहीं समाज आता है, बात सुनिए। लेकिन अगर लेकिन स्वास्थ्य प्रथम व्यक्ति को प्रथम स्वास्थ्य देना चाहिए, और अगर स्वास्थ्य की कोई परिभाषा करेगा तो गांधी का नाम आता है, ठीक है। हाँ, क्या कार्ड जारी कर दिया? उसी पे आ रहे हैं। आप सुनिए ध्यान से, जो बजाज ने एग्जाम्पल दिया वो काफ़ी अच्छा है, उसी पे हम आगे आ रहे थे। गवर्नमेंट ने आयुष्मान योजना के तहत कार्ड इशू करा, ठीक है। अब ये सबसे बड़ा आपके पास एग्जाम्पल है एक मिश्रित इकोनॉमी का, या फिर आप कह सकते हो कि सोशियो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, कि गवर्नमेंट खुद आपको एक प्रेफरेंस दे रही है। अगर हमारे पास सुविधाएं नहीं है, सर्विसेज नहीं है, तो हम आपको पैसा देंगे और कार्ड देंगे, आप कहाँ जाके इलाज करा सकते हो। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। नहीं सवाल नहीं, हाँ ये
सवाल के जवाब को आप रिस्पेक्टेड सर के पास पूछ करें। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? भारत में स्वास्थ्य समस्याएं क्या क्या हैं और कैसे उसको सुधारने के लिए ऐसे ही करके सरकार ने जो है वो आयुष्मान कार्ड दिया। अब आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि अपनी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट जो है किस तरीके से रास्ते निकाल रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कई समय से सुविधाएँ दी रहती है हम लोग को, जैसे रिबेट दे देगी, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई स्कीम आ जाएगी, या डिसेबल्स के लिए फ्री ऑपरेशन चला देगी, या कभी कभी ऐसी कंडीशन में बाहर से भी अच्छे डॉक्टरों को बुला करके यहाँ इलाज कराया जाता है। डेफिनेटली। अच्छा, भारत के अंदर एक चीज़ अब बहुत चल रही है, आपने सुना होगा मेडिकल वीज़ा। किसने सुना है? नहीं सुना? अच्छा, जैसे हमको यहाँ से विदेश में घूमने जाना होता है तो हम लगाते हैं टूरिस्ट वीज़ा, थोड़े दिन घूम के वापस आ गए। एजुकेशन यानी कि शिक्षा के लिए वीज़ा लगा दिया। अब ऐसे आपने क्या कंसेप्ट देखा है कि बाहर से बहुत से लोग भारत के अंदर इलाज कराना है, सिर्फ इलाज कराना है, उसको बोलते हैं मेडिकल वीज़ा। अब ये बताओ कि भारत के अंदर मौलिक अधिकार जो होते हैं उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारत के नागरिक को दिए जाते हैं। और स्वास्थ्य का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 के तहत आता है, जिसे हम निजता का अधिकार बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर कई चीज़ें एक्सप्रेस करी जाती हैं। अगर मेडिकल वीज़ा भारत की सरकार प्रोवाइड करा रही है तो क्या इन अनुच्छेदों में से किसी एक में आ रहा है? 15, 16, 19, 29, 30 अगर इसमें आ रहा होता तो फिर भारत की सरकार किसी को भी मेडिकल वीज़ा नहीं दे पाती, क्योंकि ये सिर्फ वो मौलिक अधिकार हैं जो भारत के नागरिक को ही प्राप्त हैं। और यद्यपि ये अनुच्छेद 21 के तहत आता है, इसलिए भारत मेडिकल वीज़ा पे लोगों को अपने यहाँ से इलाज करा के देता है। अच्छा, ऐसा क्यों करता है? इसके पीछे ये भी कारण है कि कई बार क्या होता है, हमारे फौरन यानी दूसरे देशों से संबंध अच्छे करने के लिए करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि भारत हमेशा से स्वास्थ्य और शिक्षा का केंद्र रहा है। अगर आपने प्राचीन भारत पढ़ा होगा तो उसमें भी भारत में बौद्ध लोग जो आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने, ठीक है, जिसको शायद पंडिया ने हिंदी के 1200 खराब कर दिया, पहले से दिया। और क्या होता था कि भारत के अंदर कई देशों के लोग आते थे, ठीक है, और साउथ के अंदर आज भी यानी कि दक्षिण भारत के अंदर वही पुराने ट्रेडिशनल तरीकों से लोगों का इलाज किया जाता है। वही तेल मेथड टाइप का होता है, बड़े समझ जैसे तेल वाइलिंग करके या मसाज या और भी तरीकों से किया जाता है। तो पहले भी लोग आते थे, तो आज भी मेडिकल वीज़ा पे लोग आते हैं। सवाल अगर कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि भारत मेडिकल वीज़ा देता है लोगों को मेंस के हिसाब से, या आपसे इंटरव्यू पूछा जाए कि भारत यदि किसी अन्य देशों के लोगों को मेडिकल वीज़ा देता है, ठीक है, इससे भारत का खर्चा बहुत होता है, ठीक है, उसके उनके लिए हमें प्राथमिकता उपलब्ध करानी पड़ती है, क्योंकि भाई वो तुरंत ही आते हैं, तुरंत ही ऑपरेट कराते हैं, निकल जाते हैं, जबकि यहाँ का ऑपरेशन कुछ महीने करेंगे। क्या ये एकदम स्पष्ट है या ठीक है, उचित है या नहीं? तो आप क्या कह सकते हैं कि मेडिकल वीज़ा उचित है? मेडिकल वीज़ा उचित है कि नहीं है? उचित है ना? गलत तो नहीं है? कई सोचो कि हमारी बात है, हम तो सरकारी अस्पताल में सुविधाएं नहीं पा रहे हैं और दूसरों को मेडिकल वीज़ा दे रही है, ठीक है। तो ये हुआ मेडिकल। इस हिसाब से दूसरी प्रॉब्लम ये है भैया हेल्थ को लेकर के कि ज़्यादातर जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं वो डिस्ट्रिक्ट में है, रूरल एरियाज़ में नहीं। अगर आप गवर्नमेंट की भी बात करो, आसपास के विलेज एरियाज़ में अगर किसी के साथ कोई भी ट्रेजेडी होती है तो वहाँ जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, जिसको बोलते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ से वो लोग रेफरल बनाते हैं। और फिर क्या होता है कि उसको यहाँ तक लाने की वजह से कई बार कैजुअलिटी भी हो जाती है। ऐसा ही इसमें एक इंसिडेंट दिया है NCERT में, उनका नाम देख लीजिएगा, शेख करके है, ठीक है। उनके साथ इंसिडेंट क्या हुआ कि साहब वो बीमार पड़े, हकीम शेख था। हकीम शेख जो है वो बीमार पड़ते हैं, पश्चिम बंगाल के रहने वाले होते हैं। अब जब वो सबसे पहले सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो पहले तो उनको वहाँ बेड मिले, ठीक है, उनके लिए बेड की व्यवस्था करी जाती है। 14 घंटे से ऊपर हो जाते हैं, उनको बेड छोड़ो, उनका इलाज नहीं शुरू होता। इसी तरह से जाकर वो प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाते हैं। फिर वो गवर्नमेंट के ऊपर केस कर देते हैं डॉक्टर के ऊपर लापरवाही का, ठीक है, कि आपने मेरा ध्यान देखना नहीं करा। तो ये आपको NCERT आज भी एक चीज़ अप्रोच बताना चाहती है कि स्वास्थ्य को लेकर भारत की जो स्थिति है वो बहुत ही डगमग है। हम लोग कितना भी कहें कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत बेहतर है, नो डाउट, हमारे यहाँ बेस्ट डॉक्टर्स हैं, सारी सुविधाएं, लेकिन गवर्नमेंट को रेगुलेट नहीं करती। और अगर आपसे कोई इसकी वजह पूछे कि ऐसा क्यों है, तो फिर आप एक वर्ड में आंसर दे सकते हो, क्या है?
ये चीज़ के लिए भी तो टैक्स को मौलिक अधिकार होना चाहिए। अगर टैक्स मौलिक अधिकार हो जाएगा तो फिर सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक नागरिक से लेनी सरकार और कोई ना कोई प्रावधान बना देगी। अभी बहुत से लोग जीएसटी भी नहीं देते। टैक्स से जो आप बता रहे हो उनकी भी है जो अपनी इनकम शो करते हैं आज तक, लेकिन दो प्रकार के टैक्स, एक टैक्स होता है और एक आपका टैक्स होता है। एक बच्चा टॉफी लेने जाता है तो आपको टैक्स कर देगा उस टॉफी के ऊपर, और अभी बाद में लेख भी निकला था कि कितनी बार टैक्स है और कितना टैक्स है और क्यों दें टैक्स, ठीक है। क्योंकि अगर हम मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसके बनने से लेकर उसका और टैक्स वाला हो जाता है, फिर हम खरीदते हैं उसको तो टैक्स देना पड़ता है, और वो करते हैं तो टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स तो भारत में ऐसा देता नहीं, दिक्कत ये है कि आपको टैक्स सही जगह पहुँचता है और टाइम से पहुँचता है। अगर गवर्नमेंट को ये पता चल जाए कि हर महीने मेरे पास 1 करोड़ 20 लाख का रेवेन्यू जनरेट होगा तो वो स्वास्थ्य स्कीम में आपको बैठे ला सकती है, लेकिन गवर्नमेंट में आपको ग्राम से उसको पता ही नहीं कि कितना टैक्स देना है कितना टैक्स देना है। डॉक्टर उसके पीछे वजह ये कि हमारे ज़्यादा डॉक्टर से देश को जब दूसरी कंट्री एक डॉक्टर को देगी 20 लाख का और यहाँ 1 लाख उसको सरकार देगी 2 लाख ये उसकी तभी तो मैंने कहा कि मौलिक कर्तव्य जो है उनको तोड़ना आसान है, लेकिन मौलिक अधिकारों की अगर बात करो। हाँ बताइए, इस पे आप अपने विचार लिखिए डीएम सर को ट्वीट पे, क्योंकि आपके विचार बड़े पत्रात्मक होते हैं। जनसंख्या नियंत्रण की तो बात है ही, लेकिन जनसंख्या है भी तो हमारे पास डॉक्टरों की संख्या भी ज़्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ यहाँ पर फेल हो जाती हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स तो ला रही है लेकिन जब तक कैपिटलिस्ट को नहीं संभालेगी। अब आप खुद सोचो कि हार्ट की ओपन हार्ट सर्जरी जो है वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में 6-7 लाख की है, लेकिन वो इतनी बेहतर सुविधाएं देते हैं। यही गवर्नमेंट 3.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए तक में ले आए और बेहतर सुविधाएं दे तो कौन नहीं जाना चाहेगा। और सरकारी का तो नाम ऐसा बन गया है कि सरकारी सुनते किसी को ट्रस्ट ही नहीं होता। मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं अगर कभी भी गवर्नमेंट में अपने जॉब या किसी के लिए जब मेडिकल बनवाने गया तो दे ऑलवेज यूज टू राइट नेम, मेरा नेम जो है वो उसकी स्पेलिंग ये लिखते हैं, ठीक है, ये वाला शेर, और जबकि यहाँ पे ये वाला शेर, ठीक है। और हद तो तब हो गई जब कागज़ में ये लिख के दिया, बताया मैंने ये, और मेरे पास जो फाइनल डॉक्यूमेंट आया उसमें लिखा है अखिलेश। तो भाई मेरी यूनिवर्सिटी जब मैं पढ़ता था यूनिवर्सिटी में तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा तो नाम अभिषेक दर्ज है हमारे यहाँ, ये अखिलेश का कहाँ उठा के लिया है। खैर कोई बात नहीं। तो दिक्कत क्या है कि उनके पास में स्किल्ड लोगों की भी कमी है। स्किल्ड लोगों की कमी ये है कि आप देखो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है इंटरव्यू की डिमांड करते हैं। अब तो गवर्नमेंट भी CCC और कई अन्य कोर्सेज की डिमांड करने लगी है, लेकिन अगर आप आज भी पर्चे वाले काउंटर पे देखेंगे जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे तो वो अपना वही मैनुअल, आपने एक बार बोल दिया, सपोज नाम बोल दिया मेरा नाम मोहित है, अच्छा, और उम्र आपने 28 बोली, अगर उन्होंने 38 सुन लिए तो वो 38 ही चलेगी वहाँ पर आपकी। तो ये चीज़ें होती हैं। खैर बात हम यहाँ पे इसकी नहीं करेंगे, बात ये करेंगे कि हमारे जो भी स्वास्थ्य संबंधी अधिकार हैं उसको करंट अफेयर में आप एक बार पढ़ लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि 2021 से 22 के बीच में सरकार ने कौन कौन सी स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं लागू करी, इसको आपका होमवर्क रहेगा, अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिए। मुझे भेजें या ना भेजें उससे मतलब नहीं, लेकिन क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर जो है वो UPSC के एक विषय को और कवर करता है, उसका नाम है समाज एवं न्याय, सोशल जस्टिस, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्लब है मेंस का विषय। उसमें ये सब आपको स्कीम्स और इसके बारे में अंडर डिटेल पढ़ना है, ठीक है। 2021 से 22 के अंतराल या फिर के वर्ष के दौरान भारत में कौन कौन सी स्वास्थ्य योजनाएं सरकारों द्वारा लागू की गई। फिर से बोलते हैं, वर्ष 2021-22 के दौरान सरकार द्वारा कौन सी योजना लागू कर रही है। इसमें आप उत्तर प्रदेश की अलग से लिख सकते हो, केंद्र की भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर आ जाए।
इसीलिए लोग कहते हैं ना कि प्राइवेट कर रहे हैं, लेकिन सरकार की मजबूरी है प्राइवेट करना। आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाइए, आपको टीटी छोड़िए, इंक्वायरी काउंटर पे कोई यही नहीं बताएगा कौन सी ट्रेन आ रही है, कहाँ जा रही है। और प्राइवेट में करने का एक बेनिफिट ये रहता है कि उनका होल सोल रहता है, उनको तनख्वाह भी अच्छी मिलती है। तनख्वाह ज़्यादा गवर्नमेंट के कंपैरिजन में तो अच्छी नहीं होती, लेकिन प्रेशर रहता है, जितनी भी मिल रही है वो इवैल्यूएशन के बाद ही मिलती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीधे चैप्टर पे जो आएंगे वो है आपका लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। हम लोगों ने चैप्टर 6 में भी पढ़ा था, स्टीरियोटाइप के बारे में हम लोगों ने पूरी बात पढ़ी थी। हम लोग इसका आज हम लोग क्लास 7 के जो भी सोसाइटी रिलेटेड चैप्टर है, और इसके बाद एक चैप्टर होगा स्टेट गवर्नमेंट कैसे कार्य करती है, उसके बाद अगला चैप्टर नंबर 3 बता देता हूँ, चौथा। और इस चैप्टर में बताता हूँ कैसे आपको मेंस के और इंटरव्यू के सवाल फेस करने का मौका मिलता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, जितना ईजी चैप्टर जितने ज़्यादा अच्छा सवाल। ठीक है, इससे पहले वाला प्रश्न नोट कर लिया था ना सभी ने। अब जब हम मंडे को मिलेंगे तो इसके अंदर तीसरा चैप्टर उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि वो पूरे राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के बारे में, लेकिन आज हम इसको बेसिक। ठीक है, अब ग्रुप ए से पहला क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, लड़के और लड़कियों में क्या अंतर है, आप बताइए। आप लड़के और लड़कियों में क्या अंतर है, जो भी आपको लगता हो। जैसे लड़कों का दिमाग ज़्यादा होता है, कम होता है, जो भी आपको लगता हो। हाँ जाइए, कोई इंपॉर्टेंट काम होता है तो ले लिया। हाँ, लड़के और लड़कियों में क्या भिन्नताएं हैं बताइए, कोशिश कीजिए। और कोई उत्तर देना चाहेगा, अटेंड जरूर करो। आप खड़े हो कुछ भी बोलो कि सर मुझे आता ही नहीं, ये भी बोलो कि खड़े हो बोलो। एजुकेशन नहीं निकलेगी तो इंटरव्यू में दिक्कत होगी। फिजिकल डिफरेंस हो गया। और कोई यहाँ से डिफरेंस बताना चाहेगा, गर्ल्स और बॉयज में क्या डिफरेंस होता है। ग्रुप बी, हाँ ठीक है। और आप बताओ ग्रुप सी, लड़के और लड़कियों में भिन्नता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजी का मतलब आप समझ सकते हो कि शारीरिक संरचना के आधार पर। इसके अलावा कोई और डिफरेंस, एक ऑपरेशन होता है उसके बाद ये हो जाते हैं, एक ऑपरेशन इनका भी होता है, ये हो जाते हैं। क्या ये ऑपरेशन वैलिड है? ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, ये करंट सिनेरियो में बहुत हो रहा है। और मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ ना कुछ टॉपिक करंट के कोरिलेट करूँगा, तो इन चीज़ों के आप अगर थिंकिंग करोगे ना तो आपको अभी सामाजिक मुद्दे पता चलेंगे। और सोसाइटी में हमारे चैप्टर करवा, तो अब मेरे कहने का मतलब ये है कि इनको शुरू से लड़की बनना नहीं पसंद था, इनकी सोच भिन्न थी। ये बनना चाहती थी कि मैं भी आराम से जाऊँ लड़कों की तरह, रात में मोटरसाइकिल या जो भी सारे काम लड़के करते, इनके माइंडसेट के अनुसार। इनको पता चला साहब 20 लाख रुपये खर्च हुआ, बन गई मैं मोहिनी से मोहन, बनवा लिया, तो ऑपरेशन करा लिया, समझ गए। इधर साहब ये है मुकेश, मुकेश को भी लग रहा था कि हीरो गिरदी धुआं फूकने में नहीं, वो आते हैं ना सुबह सुबह अक्षय कुमार वाला विज्ञापन आता है जो कि धुआं वाला जो होता है इस कंसेप्ट, इनको लग रहा था कि हीरो गिरदी जो है वो धुआं फूकने में नहीं है, घर का चूल्हा जलाने में। ये भी मोहिनी मतलब। अब जस्टिफाई करो, क्या ये नैतिक तौर पर सही है, क्या ये संवैधानिक तौर पर सही है, क्या ये सामाजिक तौर पर सही है, इसको जस्टिफाई करो। इससे कोई इस तरह आपसे पूछा जाए कि अगर कोई लड़का लड़की बन जाता है तो उस पर आप कमेंट कीजिए, क्या पूछे, क्या वो न्याय से करें, क्या वो ठीक है, तो वही प्रयास करें। अपना अपना परसेप्शन है, इनका कहना है। चलो और परसेप्शन कह सकते हैं, वर्ड परसेप्शन पकड़े है ना, वर्ड आंसर है ना। सोचो सोचो, डिस्कशन करो खुद से, एक दूसरे से नहीं, लड़की से नहीं कि बता लड़का बनके क्या करेगी, ये नहीं, और लड़के भी नहीं कि मैं लड़की बनके क्या कर सकता हूँ, खुद में सोचो। समानता का भाव सरकार नहीं, चलो लेकिन उसमें अनुच्छेद 15(3) है भैया, इक्वलिटी नहीं। फिर वही बात आ गई, समानता बात आपकी चीज है कि आप समानता की बात करना चाह रहे हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा प्रिविलेज है भागीदारी बढ़ाने के लिए। जैसे पूरी बस में 50% महिला,
हो जाएंगे, अभी भी आप चेक करने की नहीं होगी, तब हम कह रहे हैं सीट का बताओ जो उसके और कोई आंसर अच्छा संविधान के लिए सही अगर तो फंडामेंटल राइट आया है बाई आप लोगों को संविधान में आप सभी आए हो और प्रदेश के लिए आपको बोल रहे हो और हमें भी डिस्कशन हुआ है कि हमारे विधानसभा उसके अंदर जो है आपको डिस्कशन होता है तो पॉलिसी अब ये पॉलिसी बिल आ रही है सरकार ठीक है एक्स वाई जेड सरकार को बिल आ रही है कि लड़के को लड़की मिल जाए चाहे वो ऑपरेशन कराए चाहे ना कराए अब बताओ ठीक है दे दिया प्राण और दे ठीक है बॉडी पे राइट है एक्सेस टू बॉडी हम कुछ भी कर सकते हैं ये भी गुड पॉइंट है अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइन किया जाए तो ये आंसर मिला सकते हैं ग्रुप भी आप कोई पॉइंट बताओ कि लड़की से लड़के में परिवर्तित होना कहाँ तक तर्कसंगत न्याय उचित है सामाजिक तौर पर किसी भी तौर पर सोचो पर्सनल इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि पर्सनल नहीं जो उन्होंने रिश्ता की बात कही वो भी कहीं ना कहीं अच्छी है आप बताइए समाज में ठीक है और आप में से कोई और सामाजिक तौर पे या फिर और किसी तौर पे कोई लगता हो आपका पॉइंट एक कलर है एक कलर है ठीक है पिंक कलर कितने लड़के बिल्कुल एकदम बढ़िया वाले पिंक कलर की पैंट शर्ट पहन के बाहर निकलने की हिम्मत कितने लड़के समझते हैं कि बिल्कुल पिंक ऊपर से लेके नीचे तक और जूते भी पिंक और गले में गमछा भी पिंक लेकिन अगर वो पिंक पहन के निकलेगा तो जितनी भी लड़कियां मिलेंगी कमेंट तो करेंगी दिक्कत उससे नहीं उसने धारणा बना रखी है दिक्कत ये है कि सोसाइटी प्रेशर की वजह से उस पर लोड पड़ जाता है अब मान लो कि लड़का थोड़ा और एडवांस निकला उसने अपनी जो नोज थी यहाँ पे पिन भी पहन ली उसने कहा कि नोज पिन भी पहनना मुझे अच्छा लगता है तब तो फिर और कहेंगे अबे उसको अलग अलग नंबर की कैटेगरी दे दी जाएगी 1 से लेकर 10 के बीच में नंबर आता है बोला जाएगा तो अलग अलग कैटेगरी के नंबर दिए जाएंगे अलग अलग चीज़ें बात जाएंगी लेकिन आपको एक बात और समझ आनी चाहिए कि मौलिक अधिकार जो हैं वो एक्सप्लिसिट नहीं है एक्सप्लिसिट का मतलब ये है कि मौलिक अधिकार पूर्णतः रोक लगाने लायक नहीं है कि जितना उसमें लिख गया वो सुनहरे अक्षर है ऐसा बिल्कुल नहीं मौलिक अधिकार भी बच्चे की तरह ग्रो होते हैं समय आने को मौलिक अधिकार के अंदर नई चीज़ें शामिल भी करी जाती है और कुछ नहीं कर सकते उसमें से कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जैसे समानता हो गई उसको आप खत्म नहीं कर सकते क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर है मूलभूत आधार है लेकिन समानता की परिभाषा समय समय पर बदल सकती है तो अब समानता की बदलती परिभाषा में क्लास में कितने लोग ऐसे हैं जो ये ऑपरेशन वाले लड़के से दोस्ती करना चाहेंगे कितने लोग बताओ ईमानदारी से बताना क्योंकि उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन बहुत खतरनाक होगा सोच लेना चलो अब मान लो सार्थक ने लड़का परिवर्तित टू लड़की को दोस्त बनाया ठीक है सार्थक की इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई कि इनको उससे क्रश आ गया प्यार हो गया अब सार्थक उससे शादी करना चाहता है पर्सनली ना ले प्रैक्टिकल है हो सकता है आजकल तो सेम जेंडर अट्रैक्ट को शादी करते हैं ऐसे सामाजिक मुद्दों पे जब आप पढ़ाई करोगे किताब में तो जब आप सोचोगे आपकी धारणा ही तो बदलनी एक टीचर का काम दिशा देना होता है उसके बाद आप घर ले जाकर के कुछ भी करो ठीक है तो मान लो अगर XYZ व्यक्ति है इनको उससे प्यार लगा के शादी करना उन्होंने अपने घर में ले लिया अब इनके पेरेंट्स ही राजी तब आप क्या करोगे क्या उनकी मर्जी के अगेंस्ट जाके आप शादी करेंगे नेशन वांट्स टू नो अनम गोस्वामी कहते हैं ना नेशन वांट्स टू नो बताइए आप क्या करेंगे एक और दूसरा कंडीशन भी आ रही है बहुत खतरनाक
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लड़के, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने लड़के लड़कियों में आते हैं, दो पॉइंट लड़के, दो पॉइंट लड़के, समानता बनाए रखिए, आरक्षण नहीं होता। खैर दूसरा पॉइंट, अब ये होता है कि दो लड़के हैं, उन्हें आपस में प्यार हो गया, उन्होंने देखा बायोलॉजिकल बैरियर है, समाज उनको कह रहा है कि तुम सेम सेक्स को कांड नहीं होती, इस बात की परमिशन तो कोई नहीं देता, तो उसमें से एक लड़के का चल रहा ऑपरेशन क्या बन जाता हूँ मोहित से मोहिनी, अब कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्टेड हो गए, तो क्या उन दोनों की शादी वैलिड करनी चाहिए? बिल्कुल हुआ है। और एक बात आप देख ठीक है, और वैसे बैठ जाइए, आंसर देखिए, बैठ जाइए। का अधिकार है, राइट टू चूज है, मान लीजिए राइट टू चूज है, हमारी राइट टू चॉइस है, ठीक है। अब मामले में और बड़े लेवल पे ले जाते हैं, ठीक है। अमेरिका में प्रति वर्ष 1.5 लाख ऑपरेशन होते हैं, इसी अमेरिका में प्रति वर्ष 1.5 लाख ऑपरेशन मोहित से मोहिनी बनती है। अब एक कारण ये बताओ कि उनके यहाँ लोग ज़्यादा ओपन है या सोसाइटी ज़्यादा ओपन है? उनके यहाँ लोग ज़्यादा बोल्ड हैं, यानी कि जो डिसीजन खुद से ले रहे हैं वो लोग ज़्यादा बोल्ड हैं, वो लोग ज़्यादा अच्छे हैं कि उनकी सोसाइटी अच्छी है जो एक्सेप्ट कर रही है। यानी कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि स्टीरियोटिपिज्म या रूढ़िवादी का सबसे पहला तत्व यानी कंपोनेंट कौन सा होता है, तो सोसाइटी। अगर समाज पर लिया और आप ही वैसे बोलो तो शादी करोगे, इसको दिखाओगे, इसके सामने करोगे, तो समाज में कैसा प्रैक्टिकल समाज होना जरूरी है, और बिना समाज की सोच के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आ जाता है जब हम समाज की सोच से परे निकल जाते हैं। जैसे हमारे घर के पीछे एक छोटा बच्चा रहता है, वो एग्ज़ाम में फेल हो गया, तो 6th क्लास में था वो। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम्हारा प्रदर्शन तो बहुत ही ख़राब रहा है, तुम्हारे तो सभी में इतने बुरे मार्क्स आए। बोले मुझे दुनिया से क्या लेना देना, मैं तो बिजनेसमैन बनूंगा, मैं तो और फेल हो जाऊँगा, तो पढ़ाई छोड़ दूँगा, जो कर मिले जिसे जो उखाड़ मिले उखाड़ ले। अब बताओ ऐसे क्या यहाँ पे तो सोसाइटी का रोल न्यूट्रल हो गया? तो इस कंडीशन में सोसाइटी क्यों हावी हो जाती है? अब क्वेश्चन को आसान तरीके से, हाँ, सोशल स्टेटस बनाना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब थोड़ा सा हिस्ट्री पे आ जाते हैं। वैदिक टाइम पीरियड पढ़ा है ना, वैदिक, सभी ने वैदिक कालखंड पढ़ा है। वैदिक कालखंड में जो पूर्व वैदिक का था, ठीक है, एक उत्तर था और एक उसके बाद वाला, मतलब एक पूर्व था प्री और एक लेटर था। तो जो पहला वाला टाइम पीरियड था 1500 से 1000 BC के अंतराल का, वहाँ पे मात्र सत्तात्मक यानी कि मद्रासीय टाइप ऑफ गवर्नमेंट था, यानी कि जो भी गलती औरतें कहते हैं वो चलता है। तो फिर किस चीज़ में चेंज आया होगा जो आज महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी दयनीय हो गई, दोबारा चेंज करना पड़ रहा है? मानसिकता। और वो मानसिकता उनको कहाँ से मिली होगी? तो अगर इस पूरे चैप्टर में आपसे निष्कर्ष पूछा जाए कि बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंशिएट कौन करता है, ये धारणा किसकी होती है? ठीक है, इसी चीज़ को लेकर आप समझो परसेप्शन क्या होता है। हम लोग ये तो कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, कुछ भी है, सब कुछ है, सारे डिसीजन दे देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास में जो उनकी विचारधारा या जो आइडियोलॉजी होती है वो बेसिक होती है। अब उनको ये महसूस हो गया कि आज से 4 साल पहले लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ठीक है, जो और वर्ड आते हैं, उन लोगों को पहले, आज से पहले क्या हुआ, रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था। मतलब कोई भी ये बताने से संकोच करता था कि वो ट्रांसजेंडर है, ना तो वो अपने घर में बता सकता था और सोसाइटी में बता देगा तो लोग उसके पास से बैठी से उठ लेते, कोई मित्रता नहीं करना चाहता होगा। उसका उदाहरण ऐसा देखेंगे कि हम में से सभी लोग यहाँ पर हैं, आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा बता दो कि किसी भी ट्रांसजेंडर से उसकी दोस्ती, क्या आप जाते हैं उसके मोहल्ले में और बढ़िया जैसे आप दोस्तों के साथ घूमते हैं वैसे आप घूमते, लड़कियों में किसी ट्रांसजेंडर से दोस्ती? क्योंकि हमारे घर में क्या सिखाया है, दे आर ट्रांसजेंडर, उनके पास बात नहीं करनी है, वो खराब लोग होते हैं, और खुद से भी हमें हेजिटेशन होता है कि इसको लेके घूमेंगे तो समाज क्या कहेगा। ये तो पॉइंट होता है, ये तो पॉइंट होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि एक कल्चर और आ रहा है, लेस्बियन और गे और बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर जो है, इनको आइडेंटिटी देना जरूरी है। क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ कि समाज में तो बदलाव आया ही आया और इनकी जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि होने लगी। और पता ही आपको, जब कोई चीज़ माइनॉरिटी से मेजॉरिटी की तरफ जाती है तो कोई ना कोई प्रावधान उसके लिए करना पड़ता है। तब सरकार ने ये नियम बनाया कि सबसे पहले हम उनको राइट टू रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान का अधिकार।
और इसी के चलते इन लोगों को भी आधार कार्ड ले जाना है। अब आप अगर कोई भी कॉम्पिटिशन का फॉर्म भरते होंगे तो आप उसमें 3 ऑप्शन देखते होंगे, MFT, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। और इवन ये भी विकल्प आ गया है कि अगर आप अपना सेक्स डिस्क्लोज नहीं करना चाहते तो आप अपना सेक्स डिस्क्लोज ही ना करें, आपसे कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन ये तो सरकार की स्कीम हो गई। आप लोग खुद सब यहाँ पे सामाजिक बैठे हुए हो, पढ़े लिखे बैठे हो, क्या हम लोगों ने अपनी विचारधारा बदली है? अभी तक नहीं बदली। इनफैक्ट अगर वो लोग आ जाएंगे तो हम उनको देख के कमेंट करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अगर सोसाइटी की बात होगी तो आप उनको देश से अलग नहीं मिल सकते। जनगणना होगी उनको भी गिना जाएगा, सियासत उनको भी दिया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सोसाइटी है वो किसी भी चीज़ में भेदभाव करने के लिए जिम्मेदार होती है और भेदभाव को खत्म करने के लिए जिम्मेदार होती है। अब दूसरी चीज़ हम बात कर लेते हैं, दूसरा तत्व क्या होता है भेदभाव का। एक तो हो गया सोसाइटी, समाज, और दूसरा आ जाता है मीडिया। मीडिया के बारे में कौन जानता है? मीडिया के बारे में ऐसा कौन है जो नहीं जानता है? सवाल मेरा पहला सवाल गलत था। मीडिया के बारे में ऐसा कौन है जो नहीं जानता है? मैडम क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ये सवाल मीडिया का ही तो है। ऐसे सवालों के आपने ऐड देखे होंगे, या कई बार कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बताइए आप स्कूल गई तो रास्ते में कितने कोर्स पर आपको पानी मिला, उसके बाद आपने क्या किया, राज्य सरकार आपको स्कूल भेजने की प्रबंध करेंगे? मतलब ये कहने का मतलब ये कि इस तरीके के सवाल और एंकरिंग और मीडिया। और एक तो चैनल के एंकर ऐसे भी थे जिनकी देश में जिनकी दायरे में सरकार तो वो हमेशा उचित है। आजकल वो आपने नहीं आ रही। हाँ, तो मीडिया में बढ़ने से पहले एक चीज आपको ध्यान रखो कि हमारे भारत के अंदर जेंडर छुपाने का अधिकार और जेंडर बताने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंदर आता है। ये तो आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 डैश लगा के लिख लीजिए, ठीक है। कोई भी व्यक्ति का मतलब यहाँ पे सिर्फ पुरुष नहीं है, महिला वाला सब आ जाते हैं उसमें, देखो सभी व्यक्ति कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपना लिंग कॉमा व्यक्तित्व, लिंग कॉमा व्यक्तित्व बताने के अधिकार को सुरक्षित रख सकता है। बताने के अधिकार को सुरक्षित रख। अब अगर आप किसी ट्रांसजेंडर से मिले, उससे क्या बताओ आपको उसके अपीयरेंस से लग रहा है वो ट्रांसजेंडर है, आप उससे पूछे वो नहीं बताए तो क्या कोर्ट जाओगे उसके खिलाफ? नहीं जा सकते, ठीक है। मेरी समझ से तो आर्टिकल 21 जो है वो इस बात का प्रोटेक्शन तो देता ही देता है। साथ ही आर्टिकल 21 को यही कर देना चाहिए कि अगर कोई लोगों के ऊपर मजाक या कमेंट बनाता है तो फीमेल लॉ बना देना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं करते। आप हाल फिलहाल की बात ही आप देख लीजिए कि ट्रांसजेंडर को हम लोगों ने ऐसा संकल्प मान लिया है कि जब भी घर में कोई पार्टी फंक्शन प्रोग्राम होगा तभी हमको याद आता है जो मानना है। लेकिन कभी कोई सोचता ही नहीं है, सरकार ने कोई ऐसा प्रावधान नहीं करा हुआ है, ये कहीं नौकरियों में व्यवस्था नहीं है, कमाते खाते कैसे। और गवर्नमेंट ने अभी क्या करा था इनके लिए पहली सिचुएशन डेट तय कर दिया कि अगर किसी के घर जाते हैं तो 2000 से भी ऊपर रुपये की डिमांड नहीं कर सकती, ये गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन फिर भी 2000 का मिनिमम 10,000 15,000, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसे राइट्स बनाए। गवर्नमेंट ने कहा था क्योंकि ऐसा ना बहुत से लोगों को परेशान करते हैं और बदतमीजी को कराते हैं, तो आपको पुलिस को बुलाना है तो पुलिस को फोन करके 2000 तो ये रूल थोड़ा ठीक भी है फिलहाल। अब आपके इस क्वेश्चन इस NCERT बुक में एक स्टोरी है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्टोरी ये होती है कि एक बच्चा जाता है और अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी कल आप जो है ऑफिस से छुट्टी ले लेना, मेरे कदर मीटिंग में आपको चलना पड़ेगा। तो उसके बाद वो कहते हैं हाँ बेटा ठीक है मैं तो चलूँगी। और उसके बाद में वो कहता है बेटा और कौन कौन आ रहा है? तो वो बच्चा बताता है कि मेरे दोस्त की मम्मी तो आई नहीं है, लेकिन इस बार आप भी जरूर आए। तो वो कहता है सर हमारे दोस्त की मम्मी छुट्टी, तो कहता है वो क्या छुट्टी लेगी?
वाइफ है, उनकी तो पूरे दिन छुट्टी रहती है, उनको काम ही क्या होता है, हाउस वाइफ का काम ही क्या होता है। अब जो पहली लड़की होती है जिसकी मम्मी जॉब पे होती है, उनको ये बात बुरी लगती है, वो सोचती है इसका मतलब हाउस वाइफ होना कोई काम करने के बराबर नहीं है, तो वो सीधे अपने बच्चे को ले जाती हैं उनके और उनके हस्बैंड को बुलाती हैं, कहते हैं आपकी बाइक नहीं है क्या, और इस बात इनको भी आप एक छुट्टी दे देते, पता कौन सी छुट्टी, ये तो हाउस वाइफ का काम करती है, हाउस वाइफ का काम कोई काम होता है। तो फिर वहाँ पर बैठ के निर्णय होता है कि ये सारे पुरुष हैं वो हाउस वाइफ का काम करेंगे और उनकी बीवी जो हाउस वाइफ है वो छुट्टी पे चली जाएगी। ऐसी स्टोरीज में दी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। उसके बाद में आप ये समझिए कि सुबह 7 बजे के नाश्ते से लेकर रात के गेस्ट आने तक उसमें सरदार उनकी हालत ये ऐसी हो जाती है कि वो बिल्कुल एकदम नतमस्तक हो जाती है बाइक के सामने, जो बहुत करता है क्योंकि वो काम होता है। तो सुबह उठ चाय की डिमांड करते हैं, कहते आपको पता नहीं आज छुट्टी है, अपने आप चाय बनाते हैं। थोड़ी देर बाद वो कहती है बच्चे को स्कूल भी छोड़ना है, फिर उसके बाद बच्चे को लेने भी जाना, फिर बच्चे को तैयार और ये सारी चीज़ों में तब उनको इम्पोर्टेंस समझना है। हालांकि ये बेसिक स्टोरी, लेकिन इसको मैं थोड़े हाई लेवल पे लेकर के आपको बॉय और गर्ल के बीच में डिफरेंशिएशन चल रहा है वो समझाने का है, क्योंकि इसमें जो स्टोरी है वो हम आप पढ़ते ही समझ, लेकिन सोसाइटी में क्या चल रहा है उसके ऊपर आप लोग रिसर्च करते रहोगे। अभी तो आपको मैंने सिर्फ एक लेटेस्ट मुद्दा बताया, आजकल एडल्टहुड और सिंगल पेरेंटिंग को लेकर के बहुत डिबाट चल रही है। सिंगल पेरेंटिंग का मतलब ये है कि मम्मी या पापा जो है वो अपने एक बच्चे को लेकर के अलग दूसरे देश में या दूसरे घर में रहने निकल रहे हैं और उनका मानना है इसको मैं बड़ा करूँ, दूसरे बच्चे को तुम बड़ा करो, देखिए कोई ज़्यादा अच्छा है। तो तुम्हारी जिद में बच्चे का तो अभी से गया, अब वो तो मम्मी देख रहा है या वो घर में पापा देख रहा है, उसके घर में पापा से देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, दोनों ही अपनी जगह कोई बात नहीं पैटर्न कर रही तो आप इसमें डालो ऑप्शन को इसमें ठीक ऑप्शन नहीं दे रहे, और फिर आगे की कार्रवाई के लिए आप माननीय सर को ट्वीट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर से उन्होंने आइडियोलॉजी और सोसाइटी की वो कंडीशन और वो इमेज दिखानी चाहिए। अच्छा, आप में से कितने लोग मानते हैं कि हाउस वाइफ का काम नहीं है? सब मानते हैं हाउस वाइफ का काम है? भली भांति देखा है? अगर किसी को भी लगता हो कि हाउस वाइफ का काम नहीं है तो बताइए, फिर उससे काम कराया जाए यहाँ पर। चलो स्विच टू नेक्स्ट चैप्टर। अगला चैप्टर है जस्ट इसके बाद, औरतों ने बदली दुनिया। इस पे आप लोग मुझे पढ़ाना, मैं सिर्फ महिला का नाम लूँगा, देखूँगा आप लोग क्या दे रहे हैं, ठीक है? टेस्ट भी हो जाए छोटा सा कि देखिए महिलाओं के बारे में चलिए पता चल गया आपको पानी चाहिए। ब्रेक ले लीजिए 1 मिनट का, हम भी पानी लीजिए। आज क्लास के बाद आधे से ज़्यादा बच्चे तो ये देखेंगे यूट्यूब पे चेंज करने की प्रक्रिया ऑपरेशन में आने वाला था, कौन सी राज्य सरकार कर रही है? क्या ये काम विधिवत होता? तो आगे से आगे ठीक है, नहीं मजाक। खैर अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो भाई औरतों ने बदली दुनिया में सबसे पहले मैं इधर पूछ लेता हूँ, ये लोग नाम बता पाएंगे। हमारे देश की 12वें नंबर की राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल का बैकग्राउंड क्या है? वो किस फील्ड से पढ़ी लिखी है? रूढ़िवादी का बता रहा हूँ लोग, अभी इतना पता चल गया यूनिवर्सिटी में पढ़ी कि हाँ ये थी, उनके बारे में बैकग्राउंड कौन पढ़ेगा, कौन जानेगा? स्टीरियोटाइपिज्म सिर्फ नाम नहीं, थोड़ा सा याद करो किस बैकग्राउंड से उन्होंने क्या करा। चलो इसको तो छोड़ने है, ठीक है? सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योर फीमेल का नाम है, सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योर, जिसको कहते हैं बिजनेस टाइकून, ऐसी कोई फीमेल का नाम है? अब इधर वाले को क्या है? मिसाइल मैन ऑफ वर्ल्ड, सबको पता होगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया लेकिन सिर्फ आदमियों ने ही मिसाइल डिजाइन नहीं करी है, फीमेल ने भी मिसाइल डिजाइन करी है, वो भी तय कर दी है, वो भी आगे गई है, ठीक है? अब आसान सवाल पूछ लेते हैं। फर्स्ट IPS ऑफिसर, हाँ उधर से भी आवाज अभी आ रहा है। सेकेंड IPS ऑफिसर, थर्ड IPS ऑफिसर,
बात हाँ, एंटरप्रेन्योर में कई लोग एक शो आता है शार्क टैंक, देखते हो? शार्क टैंक आता है, देखते हो? इसमें यार अपने अपने बिजनेस प्रपोजल्स आके लोग बताते हैं और वो लोग उनके बिजनेस प्रपोजल इन्होंने एक इंदिरा गांधी जी का नाम बताया। ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछने का मतलब ये है कि अपनी थोड़ी थॉट को बदलो। हम लोग सिर्फ फर्स्ट पे ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है। आज की डेट में फॉक्स नाम की जो मैगजीन आती है, जिसको फॉक्स कंपनी लॉन्च करती है, उसमें टॉप 100 विमेंस है। अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे पहली महिला कौन है बताओ, या सबसे टॉप एंटरप्रेन्योर, बिल्कुल आप सही है, प्रियंका चोपड़ा भी इसमें आ चुकी है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। और यूनाइटेड नेशन ने कई यहाँ की एक्ट्रेसेस हैं, जैसे दिया मिर्जा है, उनको पर्यावरण का शांति दूत भी बना रखा है, कई ऐसी चीज़ें। लेकिन मेरा मानने का मतलब ये है, कहने का ये है कि हम लोग उन चीज़ों पर ज़्यादा गौर देते नहीं और ज़्यादा उनके बारे में पढ़ाई करते नहीं, सिर्फ उतना पढ़ते हैं जितना सिलेबस से जरूरी है। पहली ग्रेजुएट महिला, पहली देवी जिसकी पूजा होना शुरू हुई थी भारत में, सबसे प्राचीन देवी मंदिर कहाँ स्थापित? एक्ट तो पढ़ते ही होंगे, मैंने आप लोगों से शायद ये पूछा था। और अच्छा, इंडिया के अंदर जो है, अब सबसे कठिन चीज करिए जिसका आंसर आप लोग 100% गलत जरूर। भारत के अंदर फार्मिंग में कितने प्रतिशत लेबर मिलता है? भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं कृषि में लेबर का काम करती हैं? 70 नहीं। अभी अपने आंकड़े से बताओ, किताब में पढ़ेगा आपकी सोच रही है 50 से नीचे, 50 के आसपास, इससे ऊपर तो ठीक है, इससे ऊपर करने का कोई चांस नहीं है, ठीक है? सहमत हो? आपकी बुक में ही लिखा है, रॉकेट साइंस नहीं लेके आया हूँ मैं, एनसीईआरटी में डिब्बा बना हुआ है, उसके नीचे लिखा है 83.6% ऑफ द विमेन आर, इसमें 83.6% महिलाएं कृषि में अपनी भागीदारी, अपना योगदान देती हैं। लेकिन उसके अलावा भी हम क्या सोचते हैं, हमें तो कोई महिला नहीं देखती, कुदाल ले जाती है, हमें तो कोई महिला खेत में नहीं देखती। महिला खेती के बारे में समझ इतनी रखती होगी कि उसको एक किसान, और किसान शब्द जब दिमाग में आता है तो मेल की ही नहीं जाती। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपसे कहूँ कि भारत का किसान बिल्कुल है महिलाओं का योगदान, लेकिन यही मैं बताना चाहूँ क्या परसेंटेज 83.6, मतलब 16.1 लिखी है एनसीईआरटी। दिस इज नॉट अ माय कंसेप्ट ऑफ माय ओन, इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी। 2004-5 का आंकड़ा था, मुझे तो ऐसा लगता है कि आंकड़ा और भी बड़ा ना गया हो 3%, क्योंकि 2021 में जो भी एनसीईआरटी पब्लिश हुई है उसका आंकड़ा ठीक नहीं है। और फिलहाल जो ग्लोबल स्तर पे जो मैंने वुमेन का आंकड़ा गूगल पे मैंने सर्च करा, वो था 74, जो ऑल टाइप ऑफ लेबर और ऑल टाइप ऑफ स्किल में इंक्लूड होते हैं, सिर्फ कृषि में। ये भारत के अंदर का आंकड़ा था आपकी एनसीईआरटी के अनुसार, ये ग्लोबल आंकड़ा है। भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं हर साल तो नहीं, जब भी मतदान आते हैं तो वोट कितने प्रतिशत महिलाएं देती हैं? चलो हम लोग बात कर लेते हैं। बताओ कितने परसेंट देती है? जबकि उस लाइन में तो आपको महिलाएं दिखती भी होंगी, आपको लगता होगा बराबर से ही वोट देती होंगी। कितने प्रतिशत महिलाएं वोट देती होंगी? इसको उल्टा कर दो, मात्र 47%। मतलब एक विमेन जो है उसकी भागीदारी बाकी चीज़ों में आप देखिए
क्योंकि ज़्यादातर वुमेन का जब इंटरव्यू लिया था अभी लास्ट ईयर 2019 में, हम लोगों ने एलएम के दौरान सत्र के दौरान हम लोगों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे रिसर्च किया था, प्रोजेक्ट बना था। तो उसमें जब हमने महिलाओं से पूछा था कि आप वोट देने क्यों नहीं जाते हैं, तो उनका कहना था कि हमारे पति जिसको कहते हैं बटन दबाया बटन दबाया, ये उन्होंने कहा भी बस इसका मतलब सब। तो ये होता है। और उसमें से कई महिलाएं ऐसी भी थी जिनसे कहा कि उनके पति ये कहते हैं कि तुम क्या करोगे, कहाँ जाओगे, तुम्हारा पल्लू यहाँ तक होना चाहिए, कहाँ घर से बाहर निकलोगे, या बच्चे संभाल जाए, वोट देंगे। हम लोगों ने कुछ सर्वे किया था इसलिए हम जानते हैं। तो बेसिकली सोसाइटी की थिंकिंग की वजह से इनका स्तर नीचे हो रहा है, इनका स्तर गिर रहा है। अब टू ऑल द यूपीएससी एस्पिरेंट्स बताओ सेनो और सेनी कि भैया इनका शिक्षा का स्तर जो है वो ऊंचा करने से क्या ये परसेंटेज बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि किसी भी महिला की भागीदारी बढ़ानी हो तो उस महिला के साथ क्या करो, उसको शिक्षा। इस वजह से आप डेमोग्राफिकली यानी कि रीजन वाइज अगर देख सकते हैं, दिल्ली के अंदर महिलाओं को शिक्षा पर छोड़ दिया जाता है, बाकी महिलाओं को ज़्यादा डेवलपमेंट। फॉरेन की महिलाएं जो है कितनी हाउस वाइफ होती है, मुझे लगता है वहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं जॉब करती हैं, उनके यहाँ कंसेप्ट ही नहीं। तो सारी चीज़ जो आ जाती है वो एक मूलभूत चीज़ पे आती है, उसको बोलते हैं। गुरुकुल में लड़कियां पढ़ती थी। हम लोग बात करते हैं कि प्राचीन काल के अंदर शिक्षा बहुत बेहतरीन थी, इतनी बेहतरीन थी साहब, सब सिखाते थे, 52 कलाएँ सिखाते थे। तो राम जी ने तो काफ़ी विद्याएं सीखी थी, लेकिन सीता माता की स्कूलिंग का पता नहीं चल पाया और किसी ने खोजा भी नहीं होगा जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने ही नहीं खोजा था। जब पढ़ना पड़ता है ये सब तभी दिमाग में ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, जब हम लोगों ने तैयारी करी। तो महिलाओं की स्कूलिंग कौन से प्राचीन काल में कहाँ से महिलाओं की शिक्षा शुरू हुई, या महिलाएं कितनी एजुकेटेड थी, या कौन सी महिला एजुकेटेड थी, क्या प्राचीन काल में महिलाएं थी, या क्या गुरुकुल में महिलाओं को पढ़ाया जाता था, नहीं पढ़ाया जाता था, इसकी शिक्षा नहीं पढ़ाया जाता, क्यों नहीं पढ़ाया जाता? बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ। और दूसरा कारण जिसको पा करके महिलाओं की भागीदारी हम हर चीज़ में बढ़ा सकते हैं, वो क्या है? शिक्षा। क्या है? ये अब इसको थोड़े बड़े पैमाने पर आपसे पूछता हूँ, देखता हूँ आपके समझ में आया नहीं समझ में आया। भारत में एक सर्वे करने के लिए आपको भेजा गया ग्रुप ए, ठीक है, ग्रुप सी आपको काउंटर करना है, ठीक है, इनके सर्वे को फेल करना है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना। इन्होंने सर्वे करा और उन्होंने ये पाया कि 18 वर्ष से नीचे की जितनी भी महिलाएं हैं उनको 1 से लेकर 5वीं क्लास तक की बेसिक शिक्षा दी गई है। इन्होंने इनको कहा कि आप इसको लेकर के एक सर्वे करने के बाद एक प्लान बनाएं कि इनको कैसे पढ़ाया जा सकता है। इनको आप स्कूल तो नहीं भेज सकते 1 से 5 में, आप कैसे भेज देंगे, तो ये नहीं करेंगे, तो फिर आप कैसे उनको दोबारा शिक्षित कर सकते हैं? आप प्लान बताओ। आप इसमें प्रेजेंट गवर्नमेंट ये बैठने अपोजिशन के लीडर, ये आपको अपोजिशन और ग्रुप बी इज द जज, ये बताएगा कि किसके प्लान आएंगे। ये 2 से 3 मिनट का एक्ट रहेगा, ठीक है। बाकी ये से 5 मिनट हाँ भाई ग्रुप ए यार, अगर सोचो 1 मिनट का टाइम देता हूँ सोचने को, तो धड़ाधड़ 1 से 18 साल की महिलाओं को शिक्षित करने के नियम बनाओ, क्योंकि अगले सैटरडे को डीएम सर से लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि ग्राम दर्शन प्रोग्राम लॉन्च कर दिया जाए। हम लोग के गाँव और क्या विचार है? गाँव में जागरूक किया जाए गाँव के लोगों को शिक्षा को लेकर, IAS की तैयारी को लेकर। बताओ बेटी, एक्चुअली कल मेरे बूस्टर लगाया पूरी रात में दिक्कत थोड़ी करना चाहूँगा, कोशिश करना चाहिए। मैं लिखता जाऊँ आपके पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट बोला, गुड गुड एक्सीलेंट। काउंटर करो ग्रुप सी, NGO बनाने जा रही हैं आपके सामने, आपके समकक्ष जो सरकार है वो NGO बनाने जा रही है, काउंटर करो। नहीं आप वो कह रहे हैं कि महिलाओं को शिक्षित करने के लिए महिलाएं को देख नहीं सकते 1 से 18 वालों को आप कैसे शिक्षित करोगे? तो उनका कहना है इसमें NGO बनाएंगे, NGO की हेल्प लेंगे और ये NGO के माध्यम से हिंदी क्लासेस 5 क्लासेस दे सकते हैं, ऐसे। अब आप काउंटर करो कि ये प्लान गुड 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 वेरी गुड साहब। फंडिंग, अरे ग्रुप भी कन्विंस हो गया। हाँ, इन्होंने पॉइंट दे दिया, मैं इंटरप्रिटेट कर रहा हूँ। इन्होंने कहा फंड एंड रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब नियमावली, उसको कौन मॉनिटर करेगा, कौन से
मतलब ये अपना स्टार्टअप शार्क टैंक के पास ले जाएंगी, उससे कहेंगे हम ऐसा करना है, ठीक है। फंडिंग का प्रोविज़न आ गया है। अगला काउंटर, हाँ सोसाइटी को कन्विंस करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही समझा सकते हैं, माने ना माने। पोलियो तक तो पीते नहीं, वो तो भारत को पोलियो मुक्त करने में बड़ा कठिनाई हुई, उनको पोलियो की बूंद पिला के जाओ, कहते थे नसबंदी की दवाई ले आए। हाँ ये कड़वा सर। कोविड के वैक्सीन दे आर इंटरप्रिटेटिंग द वैक्सीन ऑफ, मतलब जो भी कोविड की वैक्सीन हैं गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक देम इम्पोर्टेंट, उनको इम्पोर्टेंट यानी नामक बनाना चाह रही सरकार, क्योंकि आबादी रोकने के लिए कोविड की वैक्सीन। और तो और आप ये सोच लीजिए, सरकार ट्रेन के अंदर जो आपको बैगर्स मिलते हैं भिखारी, किसी एक ने तो मुझे ये बताया था पढ़े लिखने की ये सरकार बीजती है, अगर सरकार बैगन नहीं बनाएगी तो लोगों को पता कैसे चलेगा देश में गरीबी है। और वो MLA थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, ले भी दूंगा तो फर्क नहीं पड़ता। हाँ फिलहाल आप मेन स्ट्रीम से ना बैठ के पीछे से आप लोग कोई एडवाइस दीजिए, इन्होंने NGO बना दिया, आप बताइए महिला शिक्षा को कैसे लेके आए NGO के अलावा। पढ़े लिखे लड़के होंगे उनसे कहेंगे कि आप उनको साक्षर करो, ठीक है। ये जो फाइनल अभी ड्राफ्ट निकलेगा ना, वो आपके लिए आई ओपनिंग स्टेटमेंट होगा, आप लोग खुद आज मीडिया और बाकी चीज़ों को अच्छे से जान पाओगे, ठीक है। इसलिए आंसर ज़रूर देना, सब देना। अब आप बताओ, इनका कहना है कि लोकल के जो होंगे बच्चे वो पढ़ना काउंटर, हाँ लोकल के, जैसे आप गाँव में आप पढ़े लिखे आपसे आ यही तो बोल रही है, उन्होंने बताया कैंपेन भी करेंगे, पहले जाके चालू करेंगे, कैंपेन करेंगे कि आप पढ़ाओ, पढ़ाई करके सारी अच्छा है, हमारी इंडिया का दहेज मिल जाएगा, और मुझे सरकारी हो गई सर, अगर किसी भी चीज़ के आप अपने कॉन्सिक्वेंसेस बताते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो उसका रिजल्ट ये होगा, तो जल्दी नहीं। अभी तक इन लोगों के तीनों पॉइंट ठीक है, एक पॉइंट इधर से काउंटर का बहुत बेहतरीन आया था, और बाकी काउंटर करो इनको। इनका कहने का मतलब है उनको अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि बताएंगे कि नतीजे क्या निकलेंगे तो वो क्यों नहीं भागीदारी लेंगे। बताओ, कंट्रीब्यूशन की बात कर दी इन्होंने, और लोकल एजुकेशन की बात कर दी इन्होंने। जब तक मुझे लग रहा है बजाज को मैंने गलत ग्रुप में बैठा दिया, बीच वाले में बैठा दिया। तो अगला सवाल है, इनका कहने का अर्थ है कि जब तक सिस्टम नहीं सही होगा हम लागू नहीं कर सकते। आपके गांव में बाढ़, आप नेता जी को पता लिखेंगे कि गांव समान नहीं, एक बेसिक क्षमता की बात है कि अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं आपका उत्तर ठीक है, लेकिन आपसे बड़े लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ बेसिक वैसे ही पढ़ाई से हमारा रिश्ता हो, आपकी बात सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो गांव है उसमें 2-3 हज़ार लोग रहते हैं, महिलाएं शिक्षित नहीं है, बच्चियाँ शिक्षित नहीं है, उनको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप गाँव में लोग दूसरे अप्रोच कर रहे हैं, कैसे होगा? जवाब दो। सही का पार्लियामेंट नाम ना हो, पार्लियामेंट से ज़्यादा सब में ठीक है। फिर ठीक है, और बताइए।
अभी आराम से अगर ये 1 से 18 साल की बच्ची 1 से 5 तक का क्लास मतलब करेंगे एजुकेशन देंगे तो हायर एजुकेशन में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कम नहीं पड़ेगा। हायर एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर कम नहीं होता। ये लोग के लिए ओपन यूनिवर्सिटी दे सकते हैं। मतलब ये डिपेंड आपने पॉइंट होता तो तब होता कि इसको गवर्नमेंट फंडिंग करे या पैसा लगता है तो अपना अलग से इशू और पॉइंट जैसे कि टेक्नोलॉजी चलो ये काउंटर क्या है कि टेक्नोलॉजी हो सकता है आपको फीजिबल ना हो। फीजिबल का मतलब होता है कि आप कंप्यूटर और ये चीजें अवेलेबल ना हो तब आप कैसे करोगे। और यहाँ पे ये बात नहीं कह रहे कि हमें हर औरत को मोबाइल फोन देते हैं। हमें सेकंड प्रोजेक्ट है लाइट सब मूवीज देखने जाते हैं लाइट सोलर पैनल और अच्छा आप मेरी काउंटर ले लो ठीक है चलो फाइनली हम लोगों ने अपनी तरफ से जो पॉइंट रखे अब हम जजेस का ओपिनियन लेते हैं कि जजेस को क्या है। पहले वाली बेंच बताइए कि आपने कितने पॉइंट आप सुन लो एक लास्ट पॉइंट और है चलो आप हाँ तो पहली बेंच से निर्णय ले लेते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम 5 जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच या हमारे पास सरपंच जिला सभी पहली वाली बेंच बताइए आप किससे सहमत है। कोई और आइडिया जो आपको लगा वो नहीं सुना है। अरे बिल्कुल ध्यान से सुनना सर बताओ। यानी कि आदर्श जैसे कि अगर हम किसी लड़की को आईएएस बनाना चाहते हैं तो जो आईएएस बन चुकी है वो खुद आके कर सकते हैं कि आप भी कर सकते हो तो एक मोटिवेशन मिलेगा। तो पहला तो गवर्नमेंट क्या करे जैसे कि आपके लिए पॉलिसी बताई है कि सोसाइटी में भी लेके चलना है और जो आपने को काउंटर किया हम उसको एक ब्रॉड लेवल पर ले जाएं और जो भी कुछ पॉपुलर है सक्सेसफुल है हम उससे उसका एडवर्टाइजमेंट कराएं। बहुत बात जब हम लोग गाँव जाएंगे आपको बोलनी है भूलना मत। और सर दूसरी चीज़ ये है कि महिलाएं कह रही है कि हमारे पास छोटा बच्चा है हमारे पास टाइम नहीं है पढ़ने का। 18 साल में भी कुछ किसी की शादी हो जाती है तो उनको अगर खेती में भी वो कंट्रीब्यूशन दे रही है घर के इतने सारे काम करते हैं वो कह रही है हमारे पास समय ही नहीं है पढ़ने का। तब आप क्या करते हैं ये आप इसकी मेरा लक्ष्य है। ऐसा सर हमने बहुत सी फॉरेन कंट्रीज में देखा है कि जहाँ पर वुमेन के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके पास में चाइल्ड केयर सेंटर बनाए जाते हैं ताकि अगर वो जितनी देर के लिए वहाँ पे एजुकेशन ले रही है तो उनका जो बेबी है उसकी जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है वो उसकी देख रहा है। ठीक है और तो ऐसा हम यहाँ पे भी कर सकते हैं और मुझे नॉलेज में नहीं है कि यहाँ पे ऐसा हो है। कोई बात नहीं। जजेस के पैनल में पहली बेंच से तो बहुत अच्छा सुझाव आया और सभी से दूसरी बेंच कुछ कहना चाह रही है कि नहीं ये लोग सही कहते हैं सारी मतलब आप लोग किसी वजह से आपको कोई दिक्कत ऐसे चौंक रहे हैं आप इस पहली तो दिक्कत आपको विचार करके सहमत है महिलाओं को आना चाहिए पीछे वाली बेंच हम देखो नहीं हो सकता है कि उसके लिए बंदे को वो तो पॉसिबल है। हम लोग भी यूट्यूब चलाते चलाते बहुत कर रहे हैं और ये यूट्यूब ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल महिला पूछना जानती है चाहे पुरुष ना पढ़ा लिखा हो वो भी लाल पीला हरा नीला देखते चला। सबसे लास्ट वाली बेंच एक बेंच जिसका डिस्प्यूट भी कोई बात नहीं 5/3 तो हुई है यानी कि मतलब जजेस आर सेटिस्फाइड नहीं इसमें मतलब ये है कि आप सुनो ध्यान से आप ध्यान से
अब अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आए कि व्हाट कैन यू डू फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ वुमेन एजुकेशन फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, आप लोग महिलाओं की शिक्षा का स्तर उठाने बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो? पूरी बुद्धि काम करेगी। यही मेरा मतलब है कि मेंस जो है वो कोई गॉड गिफ्ट नहीं होता है जो आसमान से गिरेगा किताबें पढ़ लेंगे। जब तक ये इधर से डेवलप नहीं होगा पूरा तब तक काम नहीं करेगा। तो आएगा समझ, इसलिए अप्रोच पकड़ लो, ऐसे हर सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करो जब तक आपको अप्रोच क्लियर नहीं होगी। अनटिल एंड अनलेस यू कांट क्लियर दिस अप्रोच, आप लोग सब्जेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। अब इंटरव्यू के क्वेश्चन आप लोगों को ठीक है। एक गाँव में जहाँ पे महिला की शादी आज 18 वर्ष पहले 14 वर्ष पहले आप उस जिले में आपने कोशिश करी है और आप उसको ढूंढने के लिए क्या प्रयास करेंगे? सिर्फ 2 शब्दों में आप जो शब्दों को करेंगे इसे 2 टैग बनता है हिस्सा आप समझ गया। आप रियल में उस जिले के अंदर महिलाओं की शादी थाना से नीचे हो गई है, कानून के अपराध कैसे होगी? जोर से बोलो। तो उसके माता सबको प्रेरित करेंगे और इसके प्रेरित करने के बाद अपनी भाषा में एक एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं कि हमने अच्छा, लेकिन आप तो जो है लेकिन आप तो मतलब जिला मजिस्ट्रेट हैं, आपके पास तो बिल्डिंग भी फॉर्म है, हम तो कह रहे हैं चलाओ ऐसा नहीं कर सकते। मान लो सामने खड़े सब अपोज कर रहे हैं, बाबू डीएम साहब यहाँ से हम तो करके हमारा हमारे यहाँ हमारे गाँव की सीमा करनी है। फिर अब बताओ डीएम साहब कैसे कर रहे हैं? कितना होगा, उसके बाद जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो लोकल गवर्नमेंट है उसके साथ में सारी चीज़ें करेंगे, उनके साथ में कैंपेन करेंगे। तो दोनों का सेटलमेंट बात और कोई पीछे शादी विवाह कैसे होगी तो कार्य से कैसे करोगे? बताओ भाई, जो भाई है गाँव में पैसे सोचो जल्दी जाओ आगे जाओ कैसे और कोई ध्यान है और बिल्कुल ये भी अच्छा सवाल है। लेकिन फिलहाल आपको शिक्षा वाले सवाल को लेकर अब आप लोगों से दूसरा प्रश्न पूछना, ठीक है? अभी आप अपने सवाल के आंसर को याद रखेंगे, उसका हम फिर दूसरे क्वेश्चन जाएगा। अब दिक्कत यह है कि आप लोग क्या करा, आप ऐसी जगह पर रजिस्ट्रेट बनने से लोग पोस्टें लेकर चलेंगे जहाँ पर जनजाति वाले लोग, ठीक है? जनजाति मतलब नहीं खाली लपेटे हुए मतलब आधुनिक हो गए पूरे बस भाला वाले लेके उनके क्षेत्र में आप उनके वहाँ पर आपने देखा कि सरकार ने जो है उन्हीं कहा कि मारने का हत्या करो, ठीक है? लेकिन वो बना हत्या नहीं हुआ है, मारा आपके सामने मार रहे हैं, उनका बना करके आपको भी सर्च करेंगे एक ठीक है? तो वहाँ उसको बना रहे होंगे और दूसरा रीज़न ये होगा उसमें हम दंड भी लगाएंगे और जो मतलब और सही बता जो माना भी लगाएंगे ठीक और सर बैठ जाइए। भारत में जनजातियों पे अनुच्छेद 325 के तहत रोक लगी हुई है कि वो कितनी भी उम्र की शादी करें, कुछ भी बना के खाएं, उन पर कोई भी नियम लागू नहीं होता है। कोई भी संविधान के अंदर ज़्यादातर विधियां पढ़ लेना, लिखा होगा कि यह विधि
प्रदेश नागालैंड एवं अन्य जनजातीय उन प्रांतों पर लागू नहीं होती है जब तक कि सरकार ने घोषणा नहीं कर दी हो। इसीलिए मैंने आपसे प्रश्न पूछा। अब इसके लिए बेसिक पूछने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको ये कहना चाहिए, हमेशा ऐसी बातों का उत्तर दीजिए, सबसे पहले यदि वो राज्य सरकार के आदमी है तो मैं सरकार के नियमों का पालन सख्ती से करूँगा, समझाऊँगा क्या पालन करूँगा। अगर वो राज्य सरकार के आदमी नहीं आती है किसी अपवाद में, तब जाकर के राज्य सरकार से उस जिले या पर्टिकुलर जगह के लिए कानून बनाने की मांग है। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आप ग्रुप ए को सिचुएशनल क्वेश्चन आता है, विकल्प दे सकते हो आप सब, लेकिन आप उनको रोक नहीं सकते क्योंकि जनजातीय मामलों के अंदर इनफैक्ट आप ये भी सोचिए कि कई जगह जो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, आप कह सकते हो कि इन जगह पे जो कोर्ट का सिस्टम है वहाँ पे उनके ये विधि लागू नहीं होती जो हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूरे भारत के अंदर चलती है। और ऐसी श्रेणी में इनको अलग रखना जरूरी है क्योंकि वहाँ भी आर्थिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया। अब इनसे सवाल आता है, ये अच्छा सवाल है, आप लोग सीखिए वैसे, ठीक है। मान लो आपके पास राजस्थान के सीएम का फोन आता है और आप वहाँ पर काम करते हैं, आप सभी लोग नहीं, ठीक है, किसी बात कि देखो ऐसा है, ये भर्ती हो रही और ये मेरा इंसान है, मैंने इसको भेजा है, आप इसको लगाओ। लेकिन आप बहुत ही ऐसे कर्मचारी हो जो इन सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते हो, सत्यवादी हरीशचंद्र, तो अब आप क्या करोगे, डायरेक्टली सीएम ने अपने कार्यालय से आपको फोन किया, कोई छोटे मोटे इंसान नहीं कर रहा है। अब आप मुझे बताओ कि आप भ्रष्टाचार करोगे, रोकोगे तो कैसे रोकोगे, क्या एक्शन? और ये रियल इंसिडेंट है। हाँ, क्वेश्चन दोबारा, मुख्यमंत्री राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में नियुक्तियाँ की हुई, वैकेंसी की हुई, आपको पता चल गया कि जुगाड़ के बाद से सिलेक्शन हो गया, आपने सीएम मैडम को फोन मिलाया, मैं कराने का भतीजा बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा ठीक है बेटा काम हो जाए, उन्होंने डीएम को फोन मिलाया कि भाई ये नाम, इस नाम का व्यक्ति है, इसकी नियुक्ति होनी चाहिए। अब आप डीएम और आपको पता है कि ये काम लीगल और अनएथिकल, आप बताओ। और सीएम की बात है यहाँ पर, ये भी नहीं है कि आपसे ऊपर का कोई अधिकारी है, सीएम का मतलब आप समझ रहे हैं। और फिर मैं आंसर बताऊंगा कि व्यक्ति की किया जाए और आप भी कहोगे आउट स्टैंड। वो सीएम है, वो कहते हैं कानून की शर्तें, कानून आ जाता, मैं आपके साथ कार्य करके कानून बना ले, ये ठीक है, लीगल है, कोई लीगल करो कॉल रिकॉर्ड करेंगे। वो कहते हैं भेजा नहीं सकता लेकिन मेरा भतीजा है, ये जीवन कुछ नहीं कर पाएगा, मैं कुछ कराऊंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर तो वैसे भी होता है। हाँ, अगर मैं उस मतलब एथिकल बंदा हूँ तो मैं डायरेक्ट उनको ना कहे, मतलब उनसे ये कह सकते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, और चीफ सेक्रेटरी को ये मतलब वही हमारा राज्य का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसको ये चीज़ लिख के दे सकते हैं, लेकिन हम ये चीज़ नहीं, मतलब आप प्रोविजन के साथ प्रावधान के साथ कोई ऐसा तो कर देगा नियुक्ति, कोई ऐसा जो नियुक्ति कर देगा कि नहीं हम नियुक्ति कर देंगे, इससे हमारा फायदा होगा, सीएम मैडम को भी सरकार आ गई और साल कमिश्नर का पद पक्का है, कोई ऐसा? वैसे सबसे अच्छा आंसर जो है वो इंडिया तो मेरे क्लैप हो जाए, खड़ी ले क्लैप। उस व्यक्ति ने यही करा था, दैट टाइम ही वॉज द आईजी इन राजस्थान, तो उनके सामने जब एक प्रस्ताव रखा गया तो उसने कहा कि मैडम आपका हुक्म सराखों पे, आप मुझे जो सीएम ऑफिस से फिक्स कर रहे हैं, तो लिखित में ऑर्डर देता है, आप मुझे लिख के दे दीजिए, मैं एक नहीं 2 की नियुक्ति करूँ, 2 लिख के 2 दे नहीं सकते, उसके काउंटर कर रहे। दैट इज द एक्सीलेंस, आउटस्टैंडिंग चीज़ें, ये आउटस्टैंडिंग और एक्सीलेंस की लेवल पर इन चीज़ों को लेकर के सोचो, ठीक है, बात आई से पूछो। कहने का मतलब ये है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के पास में 360 डिग्री व्यू बनाती है, वो सिर्फ और सिर्फ उस समय पर जरूरी होता है, वो तो देखता ही देखता है, लेकिन वो दूरदर्शी होता है, आगे नहीं देखता है, बात आई समझ में। अब जब शब्द आया है दूरदर्शी, पहले टाइम बताओ, फिर मीडिया निकालो,
लास्ट चैप्टर मीडिया होता है जो कि बहुत क्लियरली अभी टाइम है 15 मिनट है, 1.5 घंटा हो गया कि नहीं हो गया? तो चलो मीडिया का ओपनिंग स्टेटमेंट में बता दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन देता हूँ। पहले तो आप लोग ये बताइए यहाँ तक कोई डाउट हो महिलाओं के बारे में किस तरह को लेकर ग्रामर और ऊपर ले जाना हो कैसे सब समझ गए? वुमेन लेवल 83.6%, वर्ल्ड में वुमेन लेवल 74%, यूपी के मतदाता सूची में 47%। ये आंकड़े ऐसे हैं, ये आंकड़े जीएस के पेपर में लिखिएगा प्लीज, ठीक है? अगर आप ऐसे आंकड़े अपने पेपर में लिखेंगे तो खुश होंगे। वो भी कभी कभी शॉकिंग हो जाती है कि यार 83.6% तो हमें भी नहीं पता, गूगल बोलो गूगल बोलो, ऐसा होता है। कॉपी चेक करने वाले प्रोफेसर बहुत वेल एजुकेटेड होते हैं विद रिस्पेक्ट, लेकिन अगर उनको क्वेश्चन पता होगा तो वो भी तो इंप्रेस होंगे ना कि ये बच्चा उस लेवल की चीज़ों से गुजर रहा है जो सामान्य व्यक्ति नहीं सोचता है। अच्छा, परसों मैं एक न्यूज़ देख रहा था, रास्ते में जा रहा था जब ट्रेन से, तो उसमें लिखा हुआ था चूहों पे हो रहा एक्सपेरिमेंट, ठीक है? चूहों पर हो रहा एक्सपेरिमेंट, अब चूहे भी पी सकेंगे शराब। क्या कोई सेंस है? कोई सेंस है? उसे देर डाल दी उसमें। आपके गूगल में जब आप मोबाइल चलाते हो तो साइड से आप गूगल को शिफ्ट करते हो तो एक विंडो बन के आती है, उसमें आता रहता है जानिए करीना कपूर क्या करेंगी छठे बच्चे का नाम। अभी कोई तीसरा प्रोसेस में है, 2, ठीक है? जानिए कहाँ नहीं करीना कपूर अपने मामा के बेटे के कृपा के साथ। मतलब इस तरीके की खबरें खासकर वन ऑफ द मोस्ट वाहियात चैनल NDTV इंडिया, ठीक है, उसका ही रेफरेंस में न्यूज़ आर्टिकल आता है। और सबसे खतरनाक चीज़, जानिए कौन है हेमा मालिनी की छोटी बेटी को बड़ी हुई। आमिर खान ने फिल्म इसमें किया था काम उनके साथ। मैंने स्पेसिफिकली सारे सेक्शन को रिपोर्ट कर रखा है कि ये ना शो करे, ना डिस्प्ले करे। उसके बावजूद भी पता नहीं गूगल को मुझसे ज़्यादा क्रेज है या उससे लगता है कि मुझे उन सेलिब्रिटी से ज़्यादा क्रेज है, तो यही सब दिखाता है। तो खैर अब आज हम लोग बात करेंगे मीडिया की। बस आप लोगों के लिए एक सवाल है, क्या मीडिया भारत का निष्पक्ष है? ग्रुप सी 2 मिनट के अंदर बताओ, फिर लेक्चर खत्म करते हैं। क्या भारत का मीडिया निष्पक्ष है या नहीं है? करीना कपूर के छोटे बच्चे का नाम बताना, कौन सा डेमोक्रेसी का हिस्सा है? क्या भारत का मीडिया निष्पक्ष है? मान लो 2 पार्टी और बोतल आप जैसे आईटी की बात करें तो सरकार के इतनी बेनिफिट करते हैं तो हमें लगता है कि सरकार की सारी नीतियां और मतलब अगर ये सुधीर जी की अब क्या करना है ये देख लेते हैं ना, तो हमें लगता है कि सरकार से इतनी भी नीतियां निकालनी है, उसका उद्देश्य भारत को आगे बढ़ाना है। सवाल अभी वही है, मीडिया निष्पक्ष है नहीं है? हम बात उनकी नहीं कर रहे, रवीश कुमार की और ये कंक्लूसिव आंसर हो गया कि इज डिवाइडेड इनटू पार्ट। एक में सर लगता नहीं क्लियर है, समटाइम ग्रुप बी मीडिया निष्पक्ष है कि नहीं है? है निष्पक्ष नहीं है। किसी पापा या मीडियम काम करते हैं? करते हैं किसी के पापा मीडियम? इसका उत्तर सुनने योग्य होता है निष्पक्ष, फिर पापा से कहता है निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि मैंने निष्पक्ष बताई ना। निष्पक्ष इसलिए नहीं है क्योंकि डीएम सर ने बताया था अगर मैं पॉलिटिशियन बनते जाते हैं तो दिखाते हैं और फिर वो पार्टी करता है ग्रुप ए मीडिया निष्पक्ष है कि नहीं है? नहीं है, मीडिया निष्पक्ष नहीं है। पक्की बात? अच्छा, अब दूसरी चीज, क्या सोशल मीडिया निष्पक्ष है? ध्यान से सुनना, मैंने भी मीडिया के अंदर सिर्फ मीडिया की बात करी थी। मीडिया में आप सबको समझ आया होगा टेलीविजन, और टेलीविजन पे आने वाले हमारे माननीय प्रसिद्ध प्रवक्ता जो भी पहले आपको आगे काम किया। उसके बाद दूसरा सवाल है कि सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप क्या ये निष्पक्ष है? कौन बोला ये? क्या ये निष्पक्ष है? क्या सोशल मीडिया निष्पक्ष है? नहीं है। सोशल मीडिया तो निष्पक्ष नहीं होगी, क्योंकि मैं चाहूँ आज मेरा जो आप चाहो फ्रीडम इन एवरीथिंग इज इक्वल टू मीडिया दैट यू डोंट अंडरस्टैंड। आगे आप सोशल मीडिया बताओ भैया निष्पक्ष है कि नहीं है? विवाद ये हुआ, आपने एक चीज सुनी होगी OTT, सुना है किसी? उसको कहते हैं ओवर द टॉप, OTT। अभी बताते हैं, आप सबने सुना होगा, ठीक है? मुन्ना भैया वाली वेब सीरीज किसने देखी? मुन्ना भैया वाली मिर्जापुर किसने देखी?
अरे संकोच काहे करना, देखी होगी सबने मुन्ना भैया किरदार। अच्छा शॉर्ट मूवीज देखते हो यूट्यूब वगैरह, वेब सीरीज अच्छी अच्छी वेब सीरीज आती हैं, फैमिली मैन वेब सीरीज आई, पढ़ाई लिखाई की भी आती है, नहीं देखते? जो भी ये वेब सीरीज देखता है वो आज जाके जरूर सर्च करे कि OTT क्या होता है। भारत के अंदर टीवी को मॉनिटर करने के लिए टीवी पे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कौन सी पिक्चर भारत में आएगी कौन सी पिक्चर नहीं लगेगी, इसको मॉनिटर करने के लिए है सेंसर बोर्ड। लेकिन जो भी हम इंटरनेट पे डालते हैं इसको मॉनिटर करने के लिए कोई बॉडी है क्या? बताइए। हमारे पास हर रोग का डॉक्टर है, लेकिन ऐसा भी रोग आ चुका है जिसका डॉक्टर ही नहीं है, क्योंकि रोग का ही पता नहीं चलता है रोग है कि आरोग्य है। तो फिर जो सोशल मीडिया है या OTT है, इसको चेक करने की बॉडी है, यही सवाल है। तो अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम चैप्टर 2 जो रह गया है सरकार के अंदर ध्यान दें। अटेंडेंस, हाँ आपकी अटेंडेंस। आज के क्वेश्चन, आज के कोई आप लोगों के लिए खास क्वेश्चन है नहीं, लेकिन हम ग्रुप में डाल देंगे। टॉपिक में कोई दिक्कत? अब थोड़ा थोड़ा मेंस के आंसर की अप्रोच बन रही है कि नहीं? 2 साल 11 महीने 18 दिन कहीं से भी रट लोगे, पर संविधान पढ़ना और समझना है तो ऐसे पढ़ो, चाहे हमसे पढ़ो चाहे किसी से पढ़ो चाहे खुद पढ़ो चाहे कतई ना पढ़ो, ठीक है। अपर्णा मिश्रा, आज 16 तारीख है ना, ठीक है। अवधेश कुमार, अभी कोई मत जाइएगा, बस 2 मिनट लगेंगे। अवधेश कुमार बोलो जोर से, प्रेजेंट। हाँ ये हुई ना बात, वीडियो रोक दीजिएगा।